हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही है। आज के इस वीडियो में मैं जो लाइव टेस्ट 3 हुआ था CGL 2024 टीयर 2 का, उसका डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा। साथ ही साथ मैथ्स के सभी क्वेश्चंस मैं आपको इस पर्टिकुलर टेस्ट के कराऊंगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट आपका रहे ना। बाकी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं और जो फ्री प्ले लिस्ट है उनका लाभ आप उठा सकते हैं। ठीक है, फ्री टेस्ट आरबी की वेबसाइट पर अवेलेबल और यहीं पे आपका टीयर 2 का टेस्ट होता है। जो CHSL के लाइव टेस्ट थे वो हमने जो पेड टेस्ट सीरीज है उसके अंदर मूव कर दिए हैं। अगर आप कोई टेस्ट आपको नहीं दे पाए हैं तो आप वहां पे जाके दे सकते हैं। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी ये टेस्ट दिए थे उन्हें एनालिसिस देखना है तो वहां पे आपको एनालिसिस मिल जाएगा, उसके लिए टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत आपको नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर का एनालिसिस करेंगे। इसमें लगभग 8500 एस्पिरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और डिटेल्ड सॉल्यूशन साथ के साथ अटैच कर दिए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एवरेज स्कोर रहा है यहाँ पे एस्पिरेंट्स का इस पर्टिकुलर टेस्ट में 31.21 था, मीडियन स्कोर 33 था। ये पूरा का पूरा टेस्ट PYQ बेस्ड था, इसमें हमने ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करे। PYQ को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल जो लेटेस्ट एग्जाम्स में PYQ जा रहे हैं उस पर बेस्ड पूरा का पूरा टेस्ट बनाया था ये। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो एस्पिरेंट्स का स्कोर कुछ जैसा है कि 60 में से 55 या 55 से ज्यादा स्कोर करने वाले 56 एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप चलते रहेंगे। यहाँ पे 20 या 20 से ज्यादा स्कोर करने वाले यहाँ पे 7293 एस्पिरेंट्स हैं। एस्पिरेंट्स ने काफी अच्छा स्कोर किया। बाकी सीजीएल के अंदर आपको टारगेट ये करना होता है कि अपना, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 27 से तो आपको ज्यादा लाना ही है। ठीक है, क्योंकि 27 अनरिजर्व की कट ऑफ रहती है फॉर CPT पोस्ट, तो इस चीज का ध्यान रखें आप। अगर आगे चलते हैं, बाकी जो नॉर्मल टेस्ट है बाकी चारों सेक्शंस का, उसमें लगभग 24,000 एस्पिरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये टेस्ट आपका 2 से 4 नवंबर तक रहा था। ज्यादातर लोगों का जो स्कोर है वो 235 से लेके 273 की रेंज में है। ठीक है, सारे टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन अटैच कर दिया गया है। अगर आपने टेस्ट दिया तो वहां पे जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन सही है, क्या डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा। हर सब्जेक्ट का वहां पे एडिड है। बाकी मैथ्स का सॉल्यूशन यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू मैं भी कराऊंगा। 390 में से अगर मैं ओवरऑल स्कोर देखूं इसमें तो एवरेज स्कोर गया 307 मार्क्स और मीडियन स्कोर गया हमारा 234 मार्क्स। ठीक है, मीडियन स्कोर का मतलब यह था कि 50% बच्चे ऐसे हैं जो 234 के आसपास कर रहे हैं, मतलब 50% 234 से कम कर रहे हैं, 50% 234 से ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी पता है यहाँ पे कि जो सिलेक्शन जो टीयर उनको क्वालिफाई करेंगे उनके 10% लोगों का ही फाइनली सिलेक्शन होना है। तो आपको मीडियन से तो ऊपर रहना ही रहना है। इससे अगर आपको कम जा रहा है तो दिक्कत हो सकती है आपको काफी। बाकी अभी टाइम है तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। अगर लेवल की बात करूं तो इस पर्टिकुलर टेस्ट का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर अगर एस्पिरेंट्स के स्कोर देखें तो 340 या 340 से ज्यादा स्कोर करने वाले 25 एस्पिरेंट्स हैं, वेरी गुड। 300 या 300 से ज्यादा स्कोर करने वाले इस टेस्ट में भी हमारे 1000 से ऊपर एस्पिरेंट्स आउट ऑफ 24,000 एस्पिरेंट्स। अगर हम देखें यहाँ पे 270 या 270 से ज्यादा स्कोर करने वाले इसी टेस्ट के अंदर हमारे पास 4867 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर टॉप 15 एस्पिरेंट्स का स्कोर देखें, इसमें एक दो फेक एंट्रीज थी वो मैंने हटा दी हैं। तो जो हाईएस्ट स्कोर मेरे हिसाब से रहा है, जो जेन्युइन स्कोर है वो 360 है और उसके बाद आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। और टॉप 15 एस्पिरेंट्स का एवरेज चल रहा है 349.27। अगर आप चाहते हैं कि टॉप रैंक में आए तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह के टेस्ट में भी 340 प्लस लाना ही पड़ेगा। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट्स का मैंने आपको ऑलरेडी बताया। परसेंटाइल बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे इस पर्टिकुलर टेस्ट में अगर आप 270 के आसपास नंबर लेके आ रहे हैं तो आपकी 80 परसेंटाइल बन रही है। 300 लेके आ रहे हैं तो 95 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल अगर आपकी आ रही है उससे ज्यादा आ रही है तो आपके अच्छे चांसेस हैं कि आप कोई ना कोई हो सकता है पोस्ट लेके जाए। ठीक है, उससे कम भी है तो ऐसा नहीं है चांसेस नहीं है, चांसेस बिल्कुल है, क्योंकि एग्जाम डे वाले दिन ही बहुत सारी चीजें डिसाइड होती हैं। पेपर के लेवल पे भी बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। कुछ बच्चे इजी मॉक्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, जैसे थोड़ा सा लेवल हार्ड हुआ तो उनका स्कोर गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो एग्जाम डे वाले दिन ही सारी चीजें डिसाइड हो रही है। तो मॉक आप अपनी प्रैक्टिस के लिए दीजिए, अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए दीजिए कि किसी भी तरह का पेपर का लेवल हमारे सामने आ जाए हम उसे कर पाए। देखो सीधा सा फंडा ये है कि हार्ड मॉक्स या थोड़ा सा लेवल अप एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा ऊपर मॉक का लेवल रखना ही पड़ता है। अगर हम एग्जाम लेवल जैसा मॉक बनाएंगे तो एग्जाम में तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर है, घर पे तो आप फिर भी फ्री माइंड से मॉक देते हैं, एग्जाम में अलग कंडीशनिंग है। ठीक है, प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। तो उस टाइम पे जो इजी मॉक होता है वो आपको मॉडरेट लगता है एग्जाम में, और एग्जाम अगर लेवल मॉडरेट आया पेपर का तो वो आपको हार्ड लगता है। तो अभी अगर आप थोड़े मॉडरेट से अच्छे लेवल के मॉक देंगे तो एग्जाम अगर मॉडरेट लेवल का आया तो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे।
ठीक है। अगर हार्ड लेवल का मॉक आया एग्जाम तो वो तो फिर काफी बच्चे वहां पे दिक्कत हो जाती है उन्हें, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप मॉडरेट या मॉडरेट माइनस मॉक्स ही देते रहे और एग्जाम अगर मॉडरेट लेवल का आ गया तो भी आप अटेम्प्ट ना कर पाए। तो यू शुड गिव अ वैरायटी ऑफ मॉक्स। प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए ये मत सोचना कि बिल्कुल वैसा पेपर आ गया तो मैं जितने अभी पीवाईक्यू मॉक में आ रहे हैं स्कोर इतना आ जाएगा, एग्जाम में उतना नहीं आएगा। एग्जाम में उसी पर्टिकुलर पेपर में बिल्कुल सेम बना दिया जाए तो भी आपके 10 से 12 नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, थोड़ा सा जो पेपर का लेवल है उससे ऊपर ही होना चाहिए आपकी प्रिपरेशन का लेवल, ठीक है, तभी आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। इस पर्टिकुलर टेस्ट में जो मेरे हिसाब से सेफ स्कोर है वो 270 टू 275 मार्क्स है रिजर्व कैटेगरी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 1 की बात करूंगा तो 170 या 170 से ज्यादा लाने वाले सिर्फ 10 एस्पिरेंट्स है, 150 या 150 से ज्यादा लाने वाले 388 एस्पिरेंट्स हैं टोटल, आप यहां पे देख सकते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पे तो एवरेज स्कोर 98.52 गया। देखो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के साथ क्या होती है ना, वो पैनिक कर जाते हैं। जैसे 3-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट देख लिए या स्टार्टिंग के क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए, बस पैनिक मोड में चले गए, अब तो होगा ही नहीं मुझसे, ठीक है। तो आपको यही मोड से निकलना है, आपको ये देखना है कि यार चलो पिछले साल की अगर मैं कट ऑफ देखता हूँ एसएससी सीजीएल की तो हमारे पास शायद 302 या 304 नंबर गई थी, ठीक है, लगभग ऐसी सी आपकी हमारी कट ऑफ गई थी जो मिनिमम कट पोस्ट के लिए कट ऑफ थी। अब इस बार वैकेंसी ज्यादा है लेकिन जो कैंडिडेट्स कॉम्पीट कर रहे हैं वो भी कहीं ज्यादा है और हर साल कंपटीशन बढ़ता ही है क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेस यूट्यूब पे या अलग अलग माध्यम से ज्यादा है, तो कंटेंट की कमी किसी को होती नहीं है, तो कंपटीशन तो हर साल राइज करेगा ही। और हमने ये भी देखा कि सीजीएल 2024 टीयर 1 में भी जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर चल रहा है वो 144 के आसपास चल रहा है, जबकि पिछले साल सिर्फ 150 गया था, जबकि इतने ज्यादा कैंडिडेट पिछले साल से बुला रहे हैं तब भी ज्यादा गिरावट हमारे पास कट ऑफ में नहीं देखने को मिल रही। तो कंपटीशन अच्छा है और आपको उसी के लिए रेडी भी होना है, ठीक है। अगर पेपर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट आता है तो कुछ क्वेश्चन छूट गए, जैसे मान लो ये हमारी कट ऑफ थी, मैंने यहाँ पे सेफ स्कोर क्या आपको 300 बताया, नहीं, मैंने कहा चलो 270 भी आपके आ गए तो चांसेस हैं कि आप इस तरह का पेपर अगर आया तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो ये 30 नंबर जो 30-32 नंबर का गैप आया, कितने क्वेश्चन आ जाएंगे इसके अंदर, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इसके अंदर 10 क्वेश्चन इंक्लूड हो गए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर इस पेपर में मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, ठीक है, अगर मैं टोटल हार्ड क्वेश्चंस देखूंगा ना मैथ्स के 20 पेपर में तो वो 5 से 7 ही होंगे, ठीक है। अगर वो सारे भी छोड़ दोगे तब भी आप सेफ स्कोर को क्लियर कर सकते हो। लेकिन जो आपका मोड चला जाता है ना, थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट देखते कि नहीं अब तो नहीं होगा, मैं क्या करूंगा, वो आपका सारी गड़बड़ करवाता है। इसी चीज को ट्रेन में आपको करवा रहा हूं कि भैया घबराओ मत, पेपर अगर मुश्किल आ रहा है आप 30 में से 20 या 25 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो वो भी ठीक है, ऐसा मत कर देना 30 में से 10 ही क्वेश्चन करके आ रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। जो रीजनिंग है जो आप कर पाते हो इजीली तो कम से कम वो तो पूरा का पूरा अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं सेक्शन 2 की तो हमारे पास यहाँ पे जो सेफ स्कोर मेरे हिसाब से पेपर का लेवल मॉडरेट साइड रख सकते हैं हम इसे, ठीक है, मॉडरेट माइनस या फिर मॉडरेट कह सकते हैं, जिसमें सेफ स्कोर मेरे हिसाब से 145 प्लस होगा आउट ऑफ 210 मार्क्स। इसमें एवरेज स्कोर लोगों का गया है 109 और मीडियन स्कोर गया है 130 मार्क्स, ठीक है। तो यही है, बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए तो जुड़ सकते हो और पेड टेस्ट सीरीज अगर आपको परचेज करनी है तो टीयर 2 की आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें फ्यूचर में ये लाइव टेस्ट भी इसी के अंदर ऐड हो जाएंगे। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट हैं, आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। चलो मैथ्स का एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम सोल्व करके देखते हैं। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो वो सारा का सारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा, और जिनका मैथ्स आपको लगता है आपको कि एवरेज है या बिलो एवरेज है तो वो डेफिनेटली सॉल्यूशंस देखा करें, क्योंकि उससे आपको मदद मिलेगी कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिनका मैथ्स ऑलरेडी बहुत अच्छा है तो वो डायरेक्टली आगे अपने जल्दी जल्दी मॉक्स देते रहे, तो उनके लिए सबसे बेस्ट वही रहेगा। चलिए मैथ्स सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक प्लॉट है जो कि क्वाड्रिलेटरल शेप का है, जिसका एक डायगोनल 20 सेंटीमीटर का दे रखा है और अपोजिट वर्टिसेस पे अगर उस डायगोनल पे दो हम परपेंडिकुलर डालें तो उनकी लेंथ 12 और 18 मीटर है। एरिया बता दो क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे, अगर मैं एक रैंडमली क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके का हो सकता है, कैसा भी शेप का क्वाड्रिलेटरल हो सकता है हमारे पास। अगर मैंने उस पर एक ये बना दिया डायगोनल और उस पर दो परपेंडिकुलर डाल दिए, तो हमें डायगोनल की लेंथ और परपेंडिकुलर्स की लेंथ दे रखी है। कह रहा है कि डायगोनल तो 20 है पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, एक परपेंडिकुलर की लेंथ 18 है और एक परपेंडिकुलर की लेंथ मेरे पास 12 है। एरिया बताओ। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है
हाफ इंटू में डायगोनल की लेंथ इंटू में परपेंडिकुलर 1 प्लस परपेंडिकुलर 2। सोल्व करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये आंसर आ जाएगा 10 और 30 300। ठीक है, फॉर्मूला याद होगा तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कर सकते हैं। जिन लोगों को बेसिक से देखना है तो वो देख लो कैसे आया। आप देखेंगे एक ट्राइंगल तो मेरे पास ये है, अगर इस ट्राइंगल में देखूंगा तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसे आप क्या मान लो, डायगोनल को बेस मान लो, तो हाफ इंटू बेस इंटू दिस। और ऐसे अगर मैं दूसरे वाला ट्राइंगल देखूंगा तो हाफ इंटू बेस इंटू में दिस। तो आप देखेंगे जब मैं इसे कॉमन ले लूंगा तो हाफ इंटू में बेस कॉमन आ जाएगा, और ये हाइट 1 प्लस हाइट 2, और ये क्या है, ये दोनों मेरे परपेंडिकुलर्स हैं, ये मेरा क्या है, डायगोनल है। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। चलते हैं अगले सवाल पे। सिंपल था, आई होप सभी लोगों को पता होगा। एक सवाल हमारे पास ये है, cos 135 प्लस एक्स माइनस cos 135 माइनस एक्स सोल्व करके बता दो। सिंपल सवाल है, अगर हायर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला बताएं। ये अगर मैं क्या मान लूं, इसे a मान लूं और इसे b मान लूं, तो cos a माइनस cos b क्या होता है, ये होता है -2 sin a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू में sin a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला लगा देंगे तो मेरे पास -2 sin a प्लस b, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2 इंटू 135 बचेगा, डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो sin 135। a माइनस b बाई 2 करूंगा तो 135 कट जाएगा, 2x बाई 2, तो ये बचेगा sin x। अब यहाँ पे sin 135 का मान क्या होगा, आप कह सकते हैं सर इसे 180 माइनस 45 लिख लो। सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, और यहाँ पे 180 है तो साइन साइन में कन्वर्ट होगा, तो ये बन जाएगा साइन 45 और यहाँ पे है साइन एक्स। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2, और यहाँ पे मेरे पास साइन एक्स। सोल्व करेंगे तो -√2 साइन एक्स। ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। बाकी आप ये भी कह सकते हैं सर वैल्यू पुटिंग से क्यों नहीं ट्राई किया। देखो कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग से भी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, 1 वेरिएबल भी है, 0 इक्वेशन है, तो इसका मतलब x का मान अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, वो सभी पे सेटिस्फाई करेगा। 4 ऑप्शन में भी वो पुट करके देखना पड़ेगा। अब x का मान क्या रख सकते हैं, सबसे सिंपल वैल्यू अगर यहाँ पे 135 दिख रहा है, आपके दिमाग में आएगी सर x को रख दो 45, तो ये 180 बन जाएगा, ये 90। सिंपल वैल्यू सॉल्व कर लो। लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे x को आप 45 करोगे तो ये दोनों ऑप्शन सेम आ गए, ये दोनों ऑप्शन सेम आ गए। क्या हम अपने एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, तो 45 पे बात नहीं बनेगी। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या, आप कहेंगे सर 50 रख के देख लो, 15, तो 15 रख के मुझे यहाँ पे cos 150 और यहाँ पे cos कितना मिलेगा 120, ये तो मैं सोल्व कर लूंगा इजीली। लेकिन दिक्कत क्या है 15 रखने पे, आपको sin 15 और cos 15 की वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। अगर इनकी वैल्यू नहीं पता आपको sin 15 और cos 15 की, तो आप वहां पे थोड़ा सा फंस सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर लिया, वरना वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप और अलग अलग वैल्यूज ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एक बार x को 0 भी ट्राई कर सकते हो। cos 135 माइनस cos 135 होगा तो ये आ जाएगा 0। अगर आपने x को यहाँ पे 0 रखा तो ये 0 आंसर बनेगा। 0 किस में आएगा, देखो ये मेरे पास ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही कट गए। एक बार आपने 0 रखा तो इन दोनों में से आंसर आ रहा है। फिर x को आप क्या रख लो, 45 रख के देख लो। अगर x को मैंने यहाँ पे 45 रखा तो cos 180 जो कि आएगा -1, ये बनेगा मेरे पास cos 90 जो कि होता है 0, तो फिर आ रहा है -1। -1 किस में आएगा, इन दोनों में से। x को मैंने रखा यहाँ पे 45, तो -1 इसमें मिलेगा मुझे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, दो अलग अलग वैल्यूज ट्राई कर लिए, एक बार 0 रख लिया, एक बार 45 रख लिया, तो आपको ये आंसर तो किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला याद रखोगे तो जल्दी एक बार की मार जाएगा, आपको फंसना नहीं पड़ेगा सिंपल क्वेश्चंस में। सवाल हमारे पास क्या है कि एक बोट है जो ट्रेवल करती है ईस्ट की साइड, कितना जाती है, 6 किलोमीटर तक जाती है। उसके बाद ये लेफ्ट टर्न ले लेती है। अब देखो लेफ्ट टर्न, बोट जा रही है इधर, तो फेस क्या होगा, इधर। अगर ये लेफ्ट टर्न लेती है 60 डिग्री एंगल पे, तो किधर लेगी, देखो लॉजिकल इसका पाथ है ये 60 डिग्री, फिर यहीं से तो मूव करेगी, तो ये 60 डिग्री एंगल होगा। गलती से ये मत कर देना कि यहां से 60 डिग्री ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जो अपना पाथ है उससे तो वो 60 डिग्री एंगल लेगी कट, तो उसने 60 डिग्री यहां से लिया। अब कहता है फिर वो 8 किलोमीटर तक चली, तो आप बता दो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी, हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर दो साइड दे रखी है, और अगर मैं ये वाला एंगल भी देख लूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, टोटल 180 -60,
तो ये आ गया 120 डिग्री, है ना। तो दो साइड और उसके बीच का एंगल दे रखा है, तो कौन सा रूल लगता है, कोसाइन रूल। और 120 डिग्री और 60 डिग्री का तो स्पेशल केस भी हम याद करके चलते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको कोसाइन रूल क्या होता है। अगर मैं कहता ये वाला एंगल थीटा है, ये वाली साइड मेरे पास ए है और ये वाली साइड मेरे पास बी है और ये वाली साइड एक्स है, तो कोसाइन रूल कहता है मेरे पास एक्स स्क्वायर बराबर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा के। अगर मेरे पास थीटा हो जाए 60 डिग्री तो हमारे पास ये माइनस ए बी बचता है, और अगर 120 डिग्री हो जाए तो प्लस ए बी बचता है। तो अगर मैं थीटा को यहां पे 120 कर दूं, कोस 120 क्या होता है, ये वाली वैल्यू उस केस में बन जाती है मेरे पास -1/2। तो सोल्व होके मेरे पास बचता है एक्स स्क्वायर बराबर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब यही मैं यहां पे रिजल्ट लगा देता हूं और अपना आंसर निकाल लेता हूं। मेरे पास एक्स स्क्वायर किसके बराबर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 इंटू में 8, ये तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर बन गया, ये आ गया 100 और ये आ गया 48, तो यहीं पे जोड़ दूंगा तो ये हो गया 148। ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स कितना हो जाएगा, रूट में 148। अब आप देखो रूट में कौन सी वैल्यू आएगी, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, रूट में एक ही ऑप्शन आ रहा है, डेट इज ऑप्शन नंबर सी, तो यही आंसर होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। आगे चले, आगे अगला सवाल, ठीक है, सिंपल सा सवाल है ये। कहता है साइन स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 39। आप कहेंगे सर मैंने साइन की फॉर्म में भी आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा रखे हैं, जो सारी प्रॉपर्टीज यहां पे यूज हो रही हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर मेरे पास क्या हो a प्लस बी क्या हो 90 हो, तो हमें पता है साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b ये क्या होता है 1 के बराबर होता है। ऐसी कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b ये भी 1 के बराबर होता है। और अगर a प्लस बी 90 हो तो मेरे पास 10a इंटू 10b ये भी 1 के बराबर होता है। ऐसी कोट ए कोट भी 1 के बराबर होता है। कुछ आइडेंटिटीज हम पढ़ते हैं। अगर आप ध्यान दें यहां पे, तो अगर मैं इसे मान लूं और इसे भी मान लूं तो इन दोनों का सम कितना आया 90 बन गया। अगर ये 90 बन गया तो दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा 1। इसे a मान लूं इसे भी मान लूं तो इन दोनों का सम फिर से 90 आ गया, तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बन गया 1 प्लस 3। ये यहां पे एक्चुअली एग्जाम में 15 कर लेना, इसे 15 था, मैंने करेक्ट भी करा दिया था। ये सीपीओ में सवाल पूछा गया था, एसएससी ने एरर कर दिया था गलती से, यहां पे वही इमेज लग गई, ठीक है। यहां पे 15 है तो आप कहेंगे सर ये 15 है और ये 75 है, सम कितना बन गया 90। अगर ये 90 बन गया मेरे पास यहाँ पे, तो मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, ये बन जाएगा पूरा का पूरा 1 और आंसर आ गया मेरे पास 4। बाकी तो आप कन्वर्ट करके करना चाहो तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस 39 को कोस स्क्वायर 39 लिखेंगे। साइन स्क्वायर 39 प्लस कोस स्क्वायर 39 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये तो आइडेंटिटी होती है। ऐसे इधर भी 10-15 को आप कोट 75 में कन्वर्ट करेंगे, कोट 75 को 1/1075 काट के आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज ना पता हो तब भी आप एग्जाम में डायरेक्टली निकाल सकते हैं। फिलहाल तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 4। चलते हैं अगले सवाल पे। कहता है मेरे पास एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो कि 4 शॉट ले सकती है एक एनिमी प्लेन पे जो कि उससे दूर भाग रहा है, ठीक है। एंटी एयरक्राफ्ट गन किस तरीके से होती है, मान लो ये जमीन है, आजकल तो न्यूज में वॉर्स बहुत चलते रहते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया रहता होगा किस तरीके से होती है। मान लो ये मेरी एंटी एयरक्राफ्ट गन है, यहां से क्या हो गया हमारे शॉट्स निकलेंगे, ठीक। यहां पे हमारे पास एक प्लेन जा रहा है, ठीक है, इससे दूर एनिमी प्लेन। अब होगा क्या, प्लेन की स्पीड तो बहुत तेज होती है, तो बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है जिसके अंदर इसे फायरिंग करनी होती है। तो अब हमें ये दे रखा है कि प्लेन जा रहा है तो ये 4 शॉट्स ले सकता है और चारों शॉट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि टकराने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले की 0.2, दूसरे की 0.4, तीसरे की 0.2 और चौथे की 0.1। हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि गन हिट कर जाए प्लेन को, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरी पहला शॉट मैंने मारा वही हिट कर गया, ऐसा हो सकता है पहला भी हिट कर गया फिर मैंने दूसरा मारा दूसरा भी हिट कर गया, ऐसा हो सकता है पहला दूसरा तीसरा तीनों हिट कर गए या चारों हिट कर गए, या फिर ऐसा हो सकता है सिर्फ पहला हिट करा दूसरा नहीं करा तीसरा भी नहीं करा चौथा भी नहीं, कोई सा भी, मतलब 4 शॉट्स हैं, अगर एक भी हिट कर गया ना, 4 शॉट हमने मारे एटलीस्ट 1, मतलब एक भी अगर हिट कर गया तो मैं माना जाएगा कि बुलेट ने क्या करा, मतलब इसने गन ने शॉट कर दिया प्लेन को और प्लेन मेरा क्या हो जाएगा क्रैश हो जाएगा। एक भी हिट हो गया तो हमारा काम चल जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में अलग से मेंशन नहीं है लेकिन ये हिडन है कि प्रोबेबिलिटी बता दो कि प्लेन हिट हो जाए, तो एक भी हिट कर गया तो हमारा काम है। एटलीस्ट 1 क्या होता है, आप कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 होती है मेरे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, कि एक भी हिट ना करे 1 में से, वो घटा दूं, वो आसान है वरना मल्टीपल केसेस बनते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नन क्या होगा, आप कहेंगे सर 1 माइनस
पहले शॉट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.2, ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.8, दूसरे शॉट को ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.6 हो जाएगी। ये 2 है, 0.2 है तो 0.8 हो जाएगी ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी। 0.1 है तो ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.9। ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटी में आपको पढ़ा रखी है। आंसर बता दो क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप यूनिट डिजिट पे अगर ध्यान से देखें चारों ऑप्शन की, तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज तक जा रहा है। ये 0, 4, 6 और 5 चारों अलग अलग है। यहाँ पे पॉइंट 4 है तो 4 वैल्यूज तक जाएगा पॉइंट के बाद, ऑब्वियस सी बात है। तो इसे जब मैं सोल्व करूंगा पॉइंट के बाद क्या वैल्यू आएगी, आप कहेंगे सर 9 8 72, 2 इंटू 6 12, 2 आ गया, 2 इंटू 8 16। तो मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी जो पॉइंट के बाद चौथी डिजिट होगी वो कितनी होगी, मेरे पास 6 होगी। अब 1 माइनस ये करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1.0000 लिख सकता हूं, 0 में से 6 घटाऊंगा तो क्या आएगा 4। उसके बाद 3 वैल्यूज फिर पॉइंट, ऐसा कुछ होगा मेरे पास आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो यही आंसर है, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। चलें अगले सवाल पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी का अगेन सवाल है। एक बैग है जिसके अंदर हमारे पास 5 तो रेड बॉल है, ठीक है, 7 ब्लू बॉल है और मेरे पास 8 ग्रीन बॉल्स हैं। कहता है 3 बॉल को हमने निकाला एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट। प्रोबेबिलिटी बता दो जो पहली बॉल निकलेगी वो रेड होगी, दूसरी बॉल ब्लू और तीसरी बॉल हमारी ग्रीन होगी। तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखो कितनी हो गई मेरे पास, 5 जमा 7 जमा 8, ये हो गई मेरे पास 20 बॉल्स। पहली बॉल हमें रेड निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल बॉल्स हैं 20, रेड बॉल्स हैं 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल कितनी हो गई 5। अब ये इवेंट तो हो गया है, इसके बाद अगला इवेंट क्या चाहिए, अगर हमें इसका अगला इवेंट चाहिए इसके साथ साथ तो मल्टीप्लाई यूज होता है। दूसरी बॉल हमारी निकलनी चाहिए ब्लू। अब हमने कहा रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे तो एक बॉल ये वाली कम हो गई तो कितनी रह गई, ये 4 बॉल रह गई, ठीक है। अब टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, एक कम हो गई ना, तो टोटल 19 बॉल्स बची। इसमें से मुझे एक बॉल निकालनी है ब्लू, टोटल ब्लू बॉल्स अब इसमें कितनी है 7 है, तो 7/19 मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब ये इवेंट हो गया, इसके साथ एक और इवेंट मुझे चाहिए कि थर्ड बॉल जो निकले वो निकले ग्रीन। अब टोटल बॉल्स कितनी रह गई, ब्लू भी एक निकल गई मेरे पास, ब्लू भी रह गई यहाँ पे 6, तो टोटल बॉल्स कितनी है, पहले 20 थी 19 थी, अब एक और घट गई तो बची 18। टोटल ग्रीन बॉल्स अभी कितनी है 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल कितनी होगी, ये सॉल्व करके हमें अपनी डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। क्वेश्चन खत्म हो चुका। काटेंगे 5 4 जा 4 2 जा 2 से काटूंगा 9, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, 7/171। दिस इज माय आंसर। क्लियर है सभी लोगों को। अगला सवाल हमारे पास देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन पे अच्छा सवाल पूछा गया है। कहता है कि XYZ का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन P है तो आप बता दो 3x + 5, 3y + 5 और 3z + 5 का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। आपको ये चीज समझ में आ रही है कि पहले मेरे पास था x, y और z। अब हमने क्या करा, पहले इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x हो गया, 3y हो गया और 3z हो गया। 3 से सब में मल्टीप्लाई। अब हमने क्या कर दिया, सब में 5 को ऐड कर दिया। अब इनका स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। पहले आपके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख देता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास रूट के अंदर समेशन ऑफ xi माइनस म्यू, जिसे हम मीन भी कहते हैं, इसका स्क्वायर, और यहां पे i क्या होता है मेरा, i मेरा जाता है 1 से लेके n तक डिवाइडेड बाय n। n क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज। ये फॉर्मूला होता है। तो ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारे इंडिविजुअल वैल्यूज हैं उस पे, उनके एवरेज पे और नंबर ऑफ वैल्यूज पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज तो हमारी चेंज नहीं हो रही, तो ये तो हो गया हमारा फिक्स, क्या है कांस्टेंट। अब चेंज क्या हो रहा है, ये वैल्यू चेंज हो रही है और इसकी वजह से हमारा एवरेज जो है वो चेंज होगा। तो हमें बताना है क्या, इसमें एक चीज याद रख लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले या फिर हमसे पूछ ले वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, इसी का स्क्वायर कर दोगे तो वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं मेजरली यहां पे बात करता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो यहां पे अगर मैं सभी वैल्यूज में किसी वैल्यू से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी मेरा क्या हो जाता है, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। किसी वैल्यू से मैं क्या करूं, सभी वैल्यू को डिवाइड कर दूं, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होता है, उसी से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं, सभी वैल्यूज में कुछ ऐड कर दूं, से ऐड कर दिया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में मेरा कोई भी फर्क नहीं रहता। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा एज इट इज इंटैक्ट रहता है। कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूं तब भी ये स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहता है। डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पे उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, लेकिन प्लस माइनस करने से सभी वैल्यूज में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। प्लस माइनस वाला केस मैंने CHSL Tier 2 के मॉक में डाला था, यहां पे आप लोगों के लिए दोनों को मिक्स करके डालते हैं क्योंकि CGL Tier 2 का मॉक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा इंपैक्ट क्या पड़ेगा, मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा
तो स्टैंडर्ड डेविएशन पहले मेरा p था, तो अब ये क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा। दिस विल माय आंसर। प्लस माइनस करने से कोई चेंज नहीं। अगर आप इसे एज एन एग्जांपल के तौर पे देखना चाहते हैं तो आप एक्स वाई जेड की यहाँ पे कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से रखिए और उससे चेकआउट कर सकते हैं कि क्या कोई बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। वरना आप सिंपल वैल्यू से भी यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला ही यूज कर लेता हूं। मेरे पास तीनों वैल्यूज हैं, ठीक है। उसका पहला स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास क्या होगा, आप इन तीनों वैल्यूज का एवरेज निकालेंगे फिर घटाएंगे, दैट विल बी अ बिट डिफिकल्ट। इससे बेटर है, देखो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर लेता हूं, एक्स वाई और जेड को फिलहाल तो यहां पे 0 कर देता हूं। 0 की जगह भी चलो 1 कर दो, 0 आपको लगेगा ज्यादा बुरा। मान लो मेरी तीनों वैल्यूज क्या है 1, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा इनका p। आप कहेंगे सर एवरेज भी क्या हो जाएगा, तीनों अगर 1 है तो 1, और हर बार मेरे पास क्योंकि ये भी 1 है ये भी, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा इस केस में 0 हो जाएगा, ठीक। अगर मैंने वैल्यूज कर ली 3x प्लस 5, तो आप कहेंगे सर हर जगह क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 8 8 8, एवरेज कितना आएगा, आप कहेंगे सर 8। xi माइनस यू हर केस में 8 माइनस 8 डेविएशन 0 का, ये भी 0 का डेविएशन ये भी, तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, ये रूट के अंदर 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, अगेन आ गया मेरे पास 0। तो अब मेरे पास पहले p था 0, अगर p 0 था तो 3p भी क्या आएगा मेरा, यहां पे चलो इसे छोड़ दो, मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला 0। अब चारों ऑप्शन में देखो किस में मैच कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा, प्लस 5 आ रहा है, इसमें नहीं कर रहा, इसमें नहीं कर रहा, यही 0 बनेगा, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। चलेंगे आगे, इसे थोड़ा सा और देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप अलग अलग वैल्यूज पे एग्जाम में कभी इस तरह के सवाल में फंसे तो अलग अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू रखिए, उससे ट्राई करके आप निकाल सकते हैं। ये 0 मैंने सिंप्लीफाइड वे में करा, वरना आपको अगर एक्चुअल केस देखना है तो आप इसे 1 कर दो, इसे 2 कर दो, इसे 3 कर दो, डिफरेंट वैल्यूज आ गई, डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे, आप चेक करके देख लो, आपका सेटिस्फाई करेगा ये लॉजिक। अगले सवाल पे चलता हूं। मेरे पास दो आइडेंटिकल सर्कल दे रखे हैं, दोनों का रेडियस हमें 60 सेंटीमीटर दे रखा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से कि एक का सरकमफ्रेंस दूसरे के सेंटर से पास होता हुआ जाता है। मान लो मेरे पास एक सर्कल है, ये एक ही है, इसका सेंटर C1 मान लिया, इसका सेंटर मान लिया मैंने C2, ठीक है। दोनों का रेडियस कितना है 60 है, तो सेम इस तरीके से दोनों एक दूसरे के सेंटर सरकमफ्रेंस सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है कुछ इस तरीके से। हमें बताना है एरिया ऑफ द इंटरसेक्टिंग रीजन, हमें इस रीजन का क्या बताना है, एरिया बताना है। व्हाइट से कर, ये रीजन का एरिया बता दो कि क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इस रीजन का एरिया निकालने के लिए, आप कहेंगे सर कुछ तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, जोड़ देते हैं। मैंने इसे इससे मिला दिया, रेडियस के टर्म्स में देख लूं पहले, तो मैंने मान लिया इसका रेडियस ये है r है, वैसे तो हमें 60 दे रखा है, फिर भी मैं रेडियस को r मान के कर लेता हूं, आप याद रखिएगा इस रिजल्ट को, ये r है। तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये सारा क्या है रेडियस है, तो ये मेरा रोम्बस बन गया। अगर इसमें थोड़ा सा और चेंज करेंगे, यहां से यहां मिला लो, तो ये इस सर्कल के लिए ये भी सरकमफ्रेंस तक जा रहा है, तो ये भी क्या होगा रेडियस। तो ऊपर भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, नीचे भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल 2 बन रहे हैं, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2 इंटू में √3/4 r स्क्वायर, ये हो गया मेरा एरिया जो येलो के अंदर आएगा। अब मुझे क्या करना है, आप देखेंगे मेरे पास कौन सा रीजन बच गया, ये वाला है ना, और ये वाला रीजन कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, तो +4 इंटू में शेडेड रीजन डालना है। अब ये शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, आप यहां से देख लो, ये मेरे पास क्या है एक सेक्टर बनेगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा था, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री, तो इसका एरिया क्या होगा 60/360 मतलब 1/6 पाई r स्क्वायर, ये हो गया इसका एरिया, माइनस इस ट्राइंगल का एरिया मुझे घटाना पड़ेगा, मतलब √3/4 इंटू में r स्क्वायर, तो ये मेरा आ गया सेक्टर का एरिया, मतलब ये सेगमेंट का एरिया, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चारों कवर्ड हो गए मेरे, और दोनों ट्राइंगल्स का मैं पहले ले चुका था। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप इसे सोल्व कर लो। आप देखेंगे यहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसमें यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेकिन ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में मैं कह सकता हूं अंदर जाके 2 से √3/4 r स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे मेरे पास बचेगा 4 इंटू में 6 मतलब 2/3 पाई r स्क्वायर, यही है। अब वैल्यू पुट कर दो, रेडियस कितना दे रखा था, कई बार तो रेडियस की फॉर्म में ही पूछ लेता है, तो कुछ बच्चों को ये वैल्यू याद भी रहती है, अदरवाइज आप यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, r स्क्वायर मेरा क्या है 60 है,
पाई और √3 की टर्म्स में दे रखा है तो एज इट इज रहने दो। ये मेरे पास 60 है, कुछ कॉमन भी नहीं ले रखा, सोल्व करेंगे। तो 60 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 3 12 इंटू 2 24, 2400 पाई, तो ये हो गया माइनस ये 36, 4 से काटूंगा 9, 2 जा 18, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी, दिस इज माय आंसर। चले आगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। कहता है मेरे पास दो मेटेलिक बॉल्स हैं पी और क्यू, कुछ इस तरीके से है कि जो पी का डायमीटर है वो 4 गुना है क्यू के डायमीटर से, तो पी और क्यू का वॉल्यूम का रेशियो बता दो। आप कहेंगे सर पी और क्यू की बात करूंगा, स्फेयर्स है ना, तो स्फेयर्स किस पे डिपेंड करते हैं? इनके वॉल्यूम का रेशियो डिपेंड करता है इनके रेडियस के क्यूब पे। तो मैं कह सकता हूं रेडियस ऑफ पी रेशियो रेडियस ऑफ क्यू का होल क्यूब, यही आएगा क्योंकि 4/3 पाई तो कट ही जाएगा, तो रेडियस क्यूब पे डिपेंडेंट होगा। रेडियस क्यूब का रेशियो किसके बराबर होता है? डायमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो ये डायमीटर के रेशियो के भी प्रोपोर्शनल होगा। पी का जो है वो 4 टाइम्स है क्यू के डायमीटर से, तो मैं कह सकता हूं ये 4:1 ही होगा, रेडियस भी, और इसका कर देंगे क्यूब, तो ये आ गया 64:1। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर मार्क करने वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चले आगे, अगला सवाल हमारे पास सीपीओ का पूछा गया सवाल है। दो सर्कल्स हैं जिनके सेंटर पी और क्यू हमें दे रखे हैं और रेडियस 4 और 6 सेंटीमीटर दे रखे हैं, कुछ इस तरीके से कि दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं एक बड़ा सर्कल जिसका रेडियस 6 है और एक छोटा सर्कल जिसका रेडियस मेरे पास 4 है। इंटरनली अगर टच करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, जहां पे टच कर रहे हैं अगर वहां से मैं क्या करूं, पहले के सेंटर के से पास होती हुई एक लाइन बनाऊं। मैंने क्या करा, जहां पे ये दोनों टच कर रहे हैं इस पॉइंट को मान लेता हूं जहां पे टच करें, ठीक है, टचिंग पॉइंट है, इसे टेंजेंशियल मान लूं, यहां पे 90 डिग्री के अगर मैं एक लाइन खींचूं तो वो इसके सेंटर से भी होके जाएगी छोटे वाले सर्कल के, और ये वाली लाइन मेरे क्या होगी, बड़े वाले सर्कल के सेंटर से भी पास होती हुई जाएगी। होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे सर ये टेंजेंशियल है, जहां पे टच कर रहे हैं वहां से अगर परपेंडिकुलर डालूंगा, तो टेंजेंट से अगर परपेंडिकुलर लाइन डाली जाए तो वो सेंटर से पास होकर जाती है, छोटे वाले सर्कल के लिए भी सेम रहेगा, बड़े वाले सर्कल के लिए भी, तो ये वाली लाइन दोनों सर्कल के सेंटर से पास होती हुई जाएगी। एक जो बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है उसका सेंटर दे रखा है हमें पी और ये दे रखा है क्यू। अब ये पी और क्यू हमने ऐसे ही क्यों बनाया? आप कहेंगे सर छोटे वाले सर्कल का रेडियस 4 था, बड़े वाले सर्कल का 6 है, तो मेरे पास क्या होगा, पी ये दूर बनेगा, क्योंकि छोटे वाले सर्कल का डायमीटर क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे? आप कहेंगे सर 8 होगा, लेकिन ये 6 है, तो ये इसके अंदर ही आएगा, छोटे वाले सर्कल के अंदर ही बड़े वाले सर्कल का रेडियस भी पड़ेगा। सारे के सारे कंसेप्ट बता दिए मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू मीट्स द बिगर सर्कल एट ए एंड बी देन द वैल्यू ऑफ ए बी। अब पी क्यू का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने लगता हूं तो आप कहेंगे सर पहले तो बाइसेक्टर मतलब मिडल पॉइंट, तो इसका मिडल पॉइंट मान लो ये मान लिया, और यहां से अगर एक लाइन खींच दूं परपेंडिकुलर भी हो तो कुछ इस तरीके से ही होगा। पी क्यू का मान क्या है, ये 6 है, ये 4 है, तो ये बचा 2, और यहां से लेके यहां तक की दूरी आ जाएगी 1। अब ये बाइस परपेंडिकुलर बेस। अब मैं अगर बड़े वाले सर्कल को देखूं, खाली उसका सेंटर है ये, उस पे एक कोड है ये ए बी। अब इस कोड में हमने परपेंडिकुलर डाला तो इसे बाइसेक्ट भी करेगा, तो मैं कह सकता हूं ये वाली दूरी क्या होगी, ए बी बाई 2 होगी, है ना। ए बी का मान हमें बताना है, तो ए बी बाई 2 का मान निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं बिल्कुल। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहां से अगर मैं इसे मिला दूं तो आप इस ट्राइंगल को देखिए, मेरे पास क्या आएगा, ये वाली साइड 1 है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 6 है, तो ये हो गया 6, तो ये वाली साइड कितनी आएगी यहां से लेके यहां तक? आप कहेंगे सर रूट में 6 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये तो हो गया हाफ ऑफ ए बी। ए बी कितना हो जाएगा इसका डबल, तो ये, तो 2√35, दिस विल बी माय आंसर। चले आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, चलो पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पी और क्यू मिड पॉइंट्स हैं साइड, बी सी और सी डी के, तो चलो ए बी सी डी पी और क्यू मिड पॉइंट है, तो इसे बाइसेक्ट करेंगे, मतलब 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। हमें अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 24 दे रखा है, ए बी
तो हमें बताना है ए पी क्यू का एरिया क्या होगा। ठीक है, ए पी क्यू मैं एक बार बना लेता हूं। ये मुझे जो येलो में है ना, ये वाला एरिया बताना है कि क्या होगा अगर ए बी सी का एरिया कितना है 24। अच्छा, अब ध्यान से समझना इस चीज को आप। अगर मैं यहां पे ए बी सी है ना, ये ज्वाइन कर दूं, तो अगर मैं एक डायगोनल ज्वाइन करता हूं पैरेललोग्राम में, तो वो क्या करता है, उसे दो इक्वल एरियाज में स्प्लिट करता है। ये प्रॉपर्टी हमें पता है। तो मैं कह सकता हूं पैरेललोग्राम ए बी सी डी का जो एरिया होगा ना, वो क्या होगा, ट्वाइस इंटू में 24, ये हो जाएगा मेरे पास 48। अच्छा, अगर कुछ इस तरह की फिगर दिखे आपको पैरेललोग्राम के अंदर, याद रख लेना इन फ्यूचर, अभी मैं कंसेप्ट समझा दूंगा आपको, कि मेरे पास दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दिया और एक अपोजिट जो वर्टेक्स जा रही है उससे मिला देता हूं, तो जो ये वाला एरिया होता है ना, ये होता है 3/8 इंटू में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज कर लूं तो 3/8 इंटू में 48 करूंगा मैं, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 18। तो दिस इज माय आंसर। ठीक है, ये फिलहाल अभी मैं समझा रहा हूं कैसा आया, याद रख लो। अच्छा, यहां पे हमें क्या दे रखी है, एक फिगर दे रखी है पैरेललोग्राम। अगर मुझे डायरेक्टली एक एरिया दे रखा है और ये बताना है, तो ये हर तरीके के पैरेललोग्राम पे फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा, जल्दी बताओ। अगर मैं डायरेक्टली सिर्फ एरिया से ये बता सकता हूं कि इसका एरिया क्या होगा, तो ये ऑल पैरेललोग्राम से फिट बैठेगा। आपके कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं, बाकी पैरेललोग्राम पे भी प्रूव किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हर पैरेललोग्राम पे फिट बैठेगा, पैरेललोग्राम को कितना भी स्पेसिफिक कर लो आप। तो मुझे पता है पैरेललोग्राम में ही अगर मैं एक एंगल को 90 डिग्री कर दूं तो वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। अगर मैं बोथ साइड्स को इक्वल कर दूं, एडजेसेंट साइड को क्या कर दूं, इक्वल कर दूं, तो वो बन जाता है रोम्बस। और अगर मैं दोनों चीजें कर दूं, एडजेसेंट साइड को ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल कर दूं, और ये एंगल को भी 90 डिग्री कर दूं, तो उस केस में क्या बन जाता है, ये स्क्वायर। क्या मैं इस क्वेश्चन को स्क्वायर मान के सोल्व कर लूं, क्योंकि हमें एंगल्स के बारे में कुछ नहीं दे रखा, साइड्स के बारे में कुछ नहीं दे रखा। तो मैं क्या मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं ये वाली साइड और ये वाली साइड मेरे लिए बराबर है, ठीक है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो वो जो प्रॉपर्टी उस पर बनेगी वो प्रॉपर्टी इधर भी होल्ड करेगी या नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। या तो अगर हमें ऑप्शन में देता कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो बात अलग होती, लेकिन अगर हम एग्जैक्टली इसके एरिया से ये वाला एरिया निकाल सकते हैं, इसका मतलब इसके स्पेशल केसेस पे भी ये चीज होल्ड करेगी, तो मैं स्पेशल केस को मान के अपने क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकता हूं। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं स्क्वायर की टर्म्स में देखूं, चिंता मत करो, पैरेललोग्राम की टर्म्स में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, चाहे कितना भी टाइम लगे, लेकिन मैं इसे स्क्वायर बना के भी सोल्व कर सकता हूं। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिले, ये कंसेप्ट अगर आपको पता हो तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आप कहेंगे सर स्क्वायर से करना हमारे लिए थोड़ा आसान रहता है, मैंने स्क्वायर बना दिया, मैंने कहा ये ए बी सी डी है और ये वाला पी और क्यू का पॉइंट है, ये पी मान लिया मैंने और ये वाला पॉइंट मान लिया क्यू, और ये क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, अब मैं इसे यहां से ये मिला देता हूं, यहां से ये मिला देता हूं और यहां से ये मिला, अपने हिसाब से साइड्स रखनी है तो कुछ भी मान लो आप। चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां पे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, मेरे पास ट्राइंगल बन रहे हैं, है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो ऐसी वैल्यू रखूंगा कि ट्राइंगल्स के जो एरिया आ जाएंगे ना, वो रेशियो की टर्म्स में मैं लेके चल रहा हूं कि वो पॉइंट में ना जाए। तो हम ऐसा सिंप्लीफाई ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लो इसे मैं 1 ले लेता, ये भी 1 हो जाता, तो ये भी 1 होता और ये भी 1 होता। इस केस में दिक्कत क्या है, जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 1 इंटू 1 0.5, पॉइंट में नहीं जाना चाहता, तो मैं कर लेता हूं इसे 2, ये भी 2 कर लेता हूं, ये भी 2 कर लेता हूं और ये भी 2 कर लेता हूं, तो ये कितना हो गया 4, और ये कितना आ गया मेरे पास, ये भी 4 आ गया। तो अगर आप एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो ये मेरे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 2 कट गया, तो ये बचेगा मेरे पास 4। ये वाला एरिया निकालूंगा तो ये आएगा 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्योंकि 90 डिग्री है। ये करूंगा तो फिर से मेरे पास 4 आ गया, टोटल कितना आ गया, 4 4 8 और 2 10, और ओवरऑल कितना आएगा, 4 साइड है 4 ये है, तो टोटल स्क्वायर का एरिया 4 इंटू 4 16 आ गया। तो ये रीजन कितना होगा, 16 माइनस
4 प्लस 4 प्लस 2, तो ये आ गया मेरे पास 6। तो अगर मैं रेशियो देखूं पूरी फिगर में और इसमें, तो आप कहेंगे सर ये आया 6:16 और ये आ जाएगा मेरे पास 3:8। ये याद रख लेना, फिगर आगे बहुत काम आएगी। रेक्टेंगल हो, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तब भी ये चीज होल्ड करेगी, पैरेललोग्राम में भी, रोमबस में भी, हर जगह ये होल्ड करती है। क्लियर हो गया 3:8 कैसा आया? तो मैंने यहां पे यही प्रॉपर्टी लगा दी भाई, 3/8 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और मेरा आंसर आ गया। अब इसे पैरेललोग्राम के टर्म्स में देखना चाहते हो तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पैरेललोग्राम में करने में भी। मैं फिर से यहां पे रिड्रॉ कर देता हूं। आप कहेंगे सर ए बी सी डी, और यहां पे मेरे पास, चलो ये हो गया मेरे पास, अलग पेन से बना लेते हैं। ये हो गया मेरे पास पी क्यू, ठीक है। चलो इसे मैं मान लेता हूं साइड, चलो ए, या इसे फिलहाल मैं मान लेता हूं 2a, चीजों को सिंप्लीफाई रखने के लिए। इसे मैं मान लेता हूं से 2b, इसे मैं मान लेता हूं 2c, 2a है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है 2a, और ये आ जाएगी मेरे पास 2b। इसे मैं मान लेता हूं एंगल को फिलहाल थीटा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ये भी थीटा। ये कितना हो जाएगा? ये दोनों 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये है ना, ऐसे ही चलेगा। अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालूंगा तो साइड, पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास? एडजेसेंट साइड इंटू साइन थीटा होता है, तो 2a इंटू 2b इंटू में साइन थीटा, ठीक है। ये मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया 4ab साइन थीटा, है ना। अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा तो आप कहेंगे सर ये b होगा यहां से यहां तक, हाफ इंटू b इंटू 2a साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है। तो मैं कह सकता हूं ये आया ए बी साइन थीटा, को फिलहाल साइन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसका निकालूंगा, ये भी मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, तो हाफ ए बी और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो हाफ ए बी और ये भी मेरे पास क्या आ गया? साइन थीटा। इधर निकालूंगा तो ये ए है, ये 2b है, तो मेरे पास आएगा हाफ इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, ये ए बी साइन थीटा आएगा। अगर आप ये वाला रीजन निकालेंगे तो आप कहेंगे सर टोटल है 4ab साइन थीटा, इसमें से हमें क्या घटाना है? ये ए बी है, हाफ ए बी है और ए बी है, तो 2.5 ab, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, 2.5 ab साइन थीटा हमें इसमें से घटाना है, तो बचेगा 1.5 ab साइन थीटा। रिक्वायर्ड एरिया, रेशियो निकाल लूं मैं, रिक्वायर्ड एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये ए बी साइन थीटा कट जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1.5 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 3/8। बेसिक से भी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी ये डायरेक्ट तरीका याद रखो, इस तरीके से फिगर को मॉडिफाई करके हम कर सकते हैं, और रिजल्ट याद रख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एग्जाम में डायरेक्टली यूज कर पाओगे। चलिए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है मेरे पास 10 नंबर्स हैं जिनका एवरेज दे रखा है 10.7, पहले 4 नंबर का 9.5 है, लास्ट के 3 नंबर का क्या है? 11 है। देखिए पहले 4 हो गए, लास्ट के मेरे पास 3 हो गए, तो बचे कितने? बीच के 3, टोटल कितने हैं? 10। तो बीच का कौन कौन सा बचा? आप कहेंगे सर 5वां नंबर, 6ठा नंबर और 7वां नंबर। इनके बीच में आगे कुछ दे रखा है कि 5th नंबर 40% ज्यादा है 6th नंबर से, तो 40% मतलब 2/5, तो अगर 6th नंबर मेरे पास 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 7, तो इसे 5x और इसे 7x मान लेता हूं। आगे कहता है एंड 2 मोर देन द 7th नंबर, जो 7th नंबर है उससे ये 2 ज्यादा है, तो 7th नंबर क्या हो जाएगा? इससे 2 कम, ये लिख सकते हैं। हमें क्या बताना है? हमें बताना है एवरेज ऑफ 5th एंड 6th नंबर, इन दोनों का एवरेज, तो ये हो गया 12x डिवाइडेड बाय 2, हमें बताना है 6x का मान। ये मेरा क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। टोटल 10 नंबर का एवरेज इतना है,
फिर पहले 4 का दे रखा और लास्ट के 3। सिंपल वैल्यूज हैं तो आपको डेविएशन लगाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर लो, वरना डेविएशन से मैं करता। आप कहते सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को इक्वल करेंगे, अगर मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को इक्वल करता हूं तो 10 नंबर का एवरेज 10.5 है तो सम कितना हो जाएगा 107, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले 4 नंबर का एवरेज 9.5 तो सम कितना होगा 9.5 इंटू में 4 इंटू 2 19 2 38 प्लस इन तीनों नंबर का सम करेंगे अगर हम 7 5 12 7 19 माइनस 2 19x माइनस 2 और बचा कितना, बचे 3 नंबर का एवरेज है 11 तो सम हो जाएगा 33। सोल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास आएगा 31, इसमें जोड़ा 69, इसमें घटाया तो 38। ये मेरे पास आया 19x और x आ गया मेरे पास 2। अगर x 2 आ गया तो ये कितना हो गया 12 और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। चले आगे। सिंपल वैल्यूज से डेविएशन वगैरह नहीं लगाया, वरना डेविएशन से करते। कहता है इनका एलसीएम बता दो क्या होगा। अब देखो फैक्टर्स में स्प्लिट करके मुझे पता चल रहा है कि ऐसा कुछ कर रखा होगा। कैसे करेंगे, x² माइनस 8x और 15 है। 8x को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि सम -8 आए और प्रोडक्ट कितना आ जाए 15। तो आपको दिख रहा है कि सर मैं इसे x² माइनस 5 और 3 के फॉर्म में स्प्लिट कर सकता हूं। x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 ब्रैकेट में बचेगा और यहां पे -3 को कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास फिर x माइनस 5 बचेगा और ये आ गया x माइनस 5 और ये मेरे पास आया x माइनस 3। ये तो इधर हो गया, ये समझाने के पर्सपेक्टिव से मैंने बताया। बाकी ऐसे इधर ब्रेक करेंगे। अब -5 को ब्रेक करना है दो तरीके से, जिससे कि 6 आ जाए तो आप कहेंगे सर -3 और -2 में ब्रेक करेंगे। -3 इंटू -2 क्या हो जाएगा 6, इक्वेशन बन जाएगी। तो मेरा जो रिजल्ट बचेगा वो क्या आएगा, वो आएगा x माइनस 3 और ये आएगा x माइनस 2 एज इट इज, कुछ नहीं करना, खत्म। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, एलसीएम बताना है। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो वैल्यू जो इससे भी कट जाए और इससे भी। तो x माइनस 3 तो कॉमन आ गया तो एज इट इज एक बार ही लिखेंगे x माइनस 3। x माइनस 5 एक बार आएगा हमारे पास और x माइनस 2 एक बार आएगा। यही मेरा इनका एलसीएम हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट हो गया। चले आगे। इसे सिंप्लीफाई करके हमें अपनी वैल्यू बतानी थी क्या होगी। अब देखो यहाँ पे रेशनलाइज करना सबको आता है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 रूट चले गए तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज करे आपको। तो कैसे सोल्व करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो सिंपल चीजें हैं वो सोल्व करते हैं। जैसे मेरे पास 3 अपॉन में √7 माइनस 2, तो आप कहेंगे सर इसमें क्या करेंगे, √7 प्लस 2। मैं एक करके दिखा देता हूं फिर थोड़ा डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। -3 है मेरे पास। हम कैसे करते हैं, ये साइन को चेंज कर देते हैं बस रूट से हटाने के लिए। तो √7 प्लस 2 करूंगा और यहां पे भी मैं क्या करूंगा, √7 प्लस 2 बस। अब क्या होगा, ये √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 4 ये बचेगा मेरे पास 3 और ऊपर है -3 और ये √7 प्लस 2। तो आप देखेंगे मेरे पास ये 3 से 3 एलिमेंट हो जाएगा और सिर्फ इतना बचेगा, ठीक। ये हो गया। अब इसी तरह से थोड़ा सा पीछे आता हूं मैं, इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो √5 माइनस 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर स्क्वायर बन जाएगा तो रह जाएगा मेरे पास √5 माइनस 2। नीचे की साइड क्या बचेगा मेरे पास, रूट के अंदर √5 ऊपर नीचे √5 माइनस 2 √5 माइनस 2 करा तो √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये बचेगा 5 माइनस 4 जो कि मेरे पास बच के 1 ही बचेगा। तो ये भी मन में करने वाला काम है, सारा लिखना कुछ नहीं है इसमें। तो ये भी हो गया सिंप्लीफाई। अब बारी आती है मेरे पास इस वाले को सोल्व करने की। अब ध्यान से देखो, सोल्व करते टाइम हमें ये चीज दिख रही थी, जैसे यहाँ पे 3 था तो ये 3 कट गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, क्या यहाँ पे 2√10 दिख रहा है। अब √10 कब मिलेगा मुझे, आप कहेंगे सर 5 और 2 को कंबाइन करके अगर मैं लूंगा तो मुझे √5 इंटू √2 √10 मिलता है। तो इसे 2√10 एज इट इज रखा हमने। यहाँ पे √5 और √2 का क्या बना दिया, पेयर बना दिया और यहां पे मैंने कर दिया माइनस का √7। अब रेशनलाइज करेंगे तो √5 प्लस √2, यहां पे मैंने प्लस √7 करा और यहां पे भी √5 प्लस √2 और यहां पे प्लस √7। अब मेरे पास सोल्व होके क्या आएगा, अब ध्यान से देखना, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 डेट इज 7 प्लस 2√10 और यहां पे √7 का होल स्क्वायर करेंगे तो -7। ऊपर क्या बचेगा 2√10 और ये एज इट इज √5 प्लस √2 प्लस √7। अब इधर थोड़ा सा मैं यहाँ पे
ये माइनस में लिखना चाहो लिख लो, √5 -2, ये इधर है मेरे पास और इधर माइनस में ये जा ही रहा है आपके सामने। तो ये 7 से 7 कट गया, 2√10 से 2√2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो नीचे बचेगा मेरे पास 1। यहाँ पे 5 √5 प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, कट जाएगा। √2 है कहीं नहीं है, तो √2 तो रह गया मेरे पास। ये √7 मेरे पास बचा है प्लस का, यहां पर आएगा माइनस का, तो √7 भी कट जाएगा। और इधर क्या बचा मेरे पास, ये प्लस का 2 इधर बचा और इधर माइनस का 2 वो कट जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ √2 बचा। दिस इज माई आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, बस मैंने थोड़ा सा क्या करा है, सिंप्लीफाई कर दिया, चीजें लिखी कम है, थोड़ी सी है वही चीज। चले आगे, जितना कम से कम लिखोगे एग्जाम में उतना फायदा है आपको। कहता है एक इलेक्शन होता है, 2 कैंडिडेट्स के बीच में लड़ा जाता है, 15% टोटल वोटर्स ने वोट ही नहीं डाली, तो वोट डिस्क्वालीफाई हो गई। जो कैंडिडेट सिलेक्शन जीतता है वो टोटल वोट्स का 45% पाता है और 400 वोट्स के मार्जिन से जीतता है। तो हमें बताना टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने रहे होंगे। सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स को हम जनरली क्या मान लेते हैं, 100%। 15% ने नहीं दिए तो बचे 85%। अब इसमें भी क्या हुआ, जितनी वोट डलनी थी उसके कितने इनवैलिड हो गई, 100, तो बची कितनी वोट्स, इतनी वैलिड वोट्स हैं हमारे पास। जो विनर है और लूजर है उनमें बटेगी। विनर को क्या मिला, टोटल वोट्स का 45%, तो विनर को मिल गई 45%। जो हारा है उसे कितनी मिली होगी, आप कहेंगे सर इसमें से इसे घटा दो, तो मेरे पास बचेगा 40% माइनस 100, इतनी लूजर को मिली होंगी। विनर कितने वोट से जीत गया, इसमें से इसे घटाएंगे तो मेरे पास आएगा 5% प्लस 100 वोट से जीता है, और ये किसके बराबर दे रखी है, वो जीता है 400 वोट से। हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो 100 उधर घटाया 300, 5% अगर 300 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी और इधर भी, तो ये आ गया मेरे पास 6000। दिस इज माय आंसर। चले अगले सवाल पे। अगला सवाल डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे बेस्ड अच्छा सवाल है। कहता है एक शॉपकीपर प्रॉमिस करता है कि वो अपनी गुड्स को X% के प्रॉफिट में बेचेगा, लेकिन वो क्या करता है 20% कम वेट देता है कस्टमर को, जिसकी वजह से जो उसका गेन है ना वो इतने परसेंट का बन गया। तो हमें बताना है X% ऑफ X क्या होगा। कैसे करते हैं इस तरह के सवाल को, जब 2-3 चीजें हो, या तो आप रेशियो मेथड से कर लो वरना डायरेक्टली भी कर सकते हो। मैं मान लेता हूं कि जो वस्तु है उसका वेट 100 ग्राम मान लो, या उसकी कीमत मैंने मान ली 100 ग्राम है, ठीक है। वो कितना देगा, वो कह रहा है कि मैं इतना ही दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में 20% कम देगा कस्टमर को, तो वो कितना देगा, 80 ग्राम देगा, ठीक है। अब अगर वो जायज तरीके से बेचता तो वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे कह रहा है कि मैं बेचता अपनी वस्तु को X% पे, तो 100 पे X% जोड़ूंगा तो कितने की बेचने की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं 100 प्लस X की बेचूंगा। देना था उसे 100 ग्राम, लेकिन दिया उसने कितना, 80, तो कितना प्रॉफिट कमाया। आप कहेंगे सर ये जो वैल्यू है ना, इसमें से अगर इसे घटा दूं तो जो उसका प्रॉफिट है वो आ जाएगा। एक्चुअली में उसने कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया, आप देखेंगे यहाँ पे उसने कमाया यहाँ पे 43 3/4%। सिंप्लीफाई करूंगा, 4 इंटू 43 162 प्लस 3 162 नहीं 172 प्लस 3 175 डिवाइडेड बाय 4% है, तो 400 लिख सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे 3 25 से काटा 7 और ये आएगा 16। मतलब अगर 16 रुपए की चीज पड़ रही है तो वो 7 के प्रॉफिट में बेच रहा है, ठीक है। अब वो कस्टमर को दे रहा है कितने का, 80, इतना ही वैल्यू का सामान दे रहा है, तो जो वैल्यू इतने की पड़ रही है उसे कितने का बेचेगा, इतने प्रॉफिट पे बेचेगा। 16 में किससे गुना करें कि 80 आ जाए, 5 से, तो 7 में भी 5 से गुना करना पड़ेगा। आप कहेंगे 7 पंजे कितना होता है, 35, तो ये 35 रुपए एक्स्ट्रा ऐड करके कस्टमर को बेचेगा। कितना हो गया, 80 प्लस 35, ये वाली वैल्यू हो गई 115। एक्स का मान क्या आएगा, आप कहेंगे सर एक्स आ गया मेरे पास 15। हमसे क्या पूछा, क्या है, X% ऑफ X, तो 15% ऑफ 15 कितना आ गया, 225, 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 2.25। दिस इज माय आंसर। यही कैश था, कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया जो कि गलत हो गया। चलेंगे आगे, मैं रिपीट करूं क्वेश्चन को। मैं मान लेता हूं कोई वस्तु है, उसकी कीमत कितनी है, 100 रुपए है, ठीक है। वो कहता है मैं X% के प्रॉफिट में बेचूंगा, तो उसने 100 प्लस X का
कस्टमर को बेचा, लेकिन क्योंकि उसने वस्तु कितने दी, 20% कम दी, तो उसने कस्टमर को कितना दिया, 20% कम कर दो, उसने सिर्फ 80 रुपए का सामान दिया कस्टमर को, ठीक है। तो 80 रुपए का सामान उसे इतने का पड़ रहा है, कस्टमर को बेचेगा कितने का, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, बेचेगा कस्टमर को इतने का, कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, इतने पे, इतना परसेंट निकाला हमने, इसका सिंप्लीफाई करा तो 7/16 आया। तो अगर ये 16 था तो 7 का प्रॉफिट, क्योंकि ये 80 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 35 के प्रॉफिट पे बेचा होगा, 35 जोड़ा तो बना 115, ये किसके बराबर, तो x आ गया 15, x 15 तो 15% ऑफ 15 कितना आ गया, 2.25। चले आगे, कहता है एक आर्टिकल को अगर हम 1260 का बेचते हैं तो रवि को उतना ही लॉस होता है जितना उसे फायदा होता है अगर वो उसे 12% प्रॉफिट पे बेचे। अगर वो 1470 का बेचता है तो अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज बताओ क्या होगा। अब कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर इतने पे बेचने में प्रॉफिट बताना है ना, तो ये तो एक तरीके से सेलिंग प्राइस हो गया मेरा 1470, है ना। अब कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा मुझे जब भी प्रॉफिट बता पाऊंगा। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, इतने का जब बेचता है तो उसे कितना लॉस होता है, 12% का, क्योंकि ये दे रखा ना, उतना ही लॉस होता है जितना उसे फायदा होता अगर वो 12% पे प्रॉफिट पे बेचता। तो इसका मतलब यही है कि उसे 12% का क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है इतने पे बेचने पे, 12% का लॉस हो रहा है, तो कितने पे बेच रहा होगा, 88% पे। तो 1260 किसके बराबर हो गया, 88% के, और कॉस्ट प्राइस निकालना तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, प्रॉफिट परसेंट बताना है क्या आएगा। करो सोल्व, यहां पे कोई चीज कट रही है क्या मेरे पास, 9 से, और ये कटेगा 9 से, 3 से कट रहा है, ये डायरेक्टली 9 से नहीं कट रहा। अच्छा चलो 3 से काटते हैं इसे, मेरे पास ये 5 जा 4 जा 490, और इसे काटूंगा तो 420। अब ये तो 7 से कट रहा है, 0 से 0 काट दो, 7 से काटूंगा 6, और ये आ गया 7। और काटना है कुछ, चलो काटते नहीं है, एज इट इज सोल्व करते हैं। ये 600 है मेरे पास, और अगर 88 से 7 को मल्टीप्लाई करूंगा, 7 8 जा 56, 56 और 5 616। तो हमें क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है 600 पे 16 का, कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया, तो 16/600 इंटू 100% करूंगा तो 16/6 बचेगा, जिसे मैं 8/3 भी लिख सकता हूं, और 8/3 कितना हो गया, 2.67%। दिस इज माय आंसर। चले आगे, अगला सवाल, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, एक 5 का, एक 10 का और एक P% का, ये 31.6% के बराबर है, तो P का मान बताओ। आपके ऊपर ऑप्शन, आप जिस मर्जी तरीके से करना चाहो कर सकते हो, फ्रैक्शन मेथड से करना चाहो फ्रैक्शन मेथड से, इक्विवेलेंट मेथड से करना चाहो तो ऑप्शन क्योंकि काफी दूरी पे है तो अप्रोक्सीमेशन से आपका इजीली आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे सर मेरे पास क्या है, अगर 2 डिस्काउंट दे रखे हो मुझे A और B, तो इफेक्टिव डिस्काउंट होता है A + B - AB डिवाइडेड बाय 100, है ना, यही पढ़ते हैं हम। तो यहां पे लगाऊंगा इन दोनों में, तो 5 + 10 15 - 5 × 10/100, तो 0.5 बनेगा, तो 15 - 0.5 ये आ गया 14.5। इसमें मैंने P% का डिस्काउंट और दिया, तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना बनना है मेरा, 31.6। हमें पता है कि इन दोनों का सम करेंगे और उसमें कुछ 14.5 इंटू P डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो इन दोनों का सम इससे तो बड़ा होना चाहिए, क्या वैल्यू रख दूं 14.5 में, 15 रखूंगा तो इससे छोटा है, तो 15 नहीं हो सकता, 20 25 और 30। अगर मैं 20 रखता हूं क्योंकि 25 तो ज्यादा बड़ा हो गया, तो ये 34.5 इनका सम बनेगा, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग 2.9 घट के ये वाली वैल्यू मेरी सेट बैठ रही है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से करोगे तो आपको विदाउट पेन भी हो सकता है, काफी बच्चे इसका डायरेक्ट आंसर करें, ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी 7416 की 3 साल के अंत में एट 8.33% सिंपल इंटरेस्ट। 8.33% क्या होता है, 1/12 होता है। एक साल में इतना मेरा ब्याज मिलेगा, 3 साल में अगर मैं बात करूंगा सिंपल इंटरेस्ट पे, तो यहाँ पे 1 की जगह क्या कर देंगे 3, तो कितना ब्याज मिलेगा 1/4 का प्रिंसिपल का। हमें मैच्योरिटी अमाउंट बताना है, प्रिंसिपल है 7416, तो इसका 1/4 और जुड़ जाएगा इसमें ब्याज के लिए, तो मैं कह सकता हूं इसका 5/4, ये मेरा क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। सोल्व कर लो। ऑप्शंस अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, डायरेक्टली तो कुछ हिट नहीं कर रहा, सोल्व कर लेते हैं, वरना इसका 25% आप कहेंगे 1/4 क्या होता है, 25% इसमें इसका ऐड करना है, तो इसका 1/4 इसमें ऐड करना है, इसका 1/4 निकाल लो, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ही सोल्व कर लो। 4 से काटूंगा
तो 1 जा 9 जा 21 5 जा 4 जा, और इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो या तो 2 से डिवाइड करके 0 लगा लो, तो मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 9 7 7 0। ये 8 है, तो 9270 है। दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है आयुष 25% एक अमाउंट का इंश्योरेंस पॉलिसी में देता है, 26% फूड पे, 23% चिल्ड्रन एजुकेशन पे, 19% रिक्रिएशन एक्टिविटी पे। उसके बाद वो 26,600 रुपीज बैंक में जमा कराता है। हमें बताना है टोटल अमाउंट फूड और रिक्रिएशन पे टोटल कितना उसने खर्च किया। तो आप देखो टोटल खर्चा कितना है, 25 प्लस 26 51 प्लस 23 74 प्लस 19, ये हो गया मेरे पास 93% उसने खर्च कर दिया इन चीजों पे। तो बचाया कितना उसने, टोटल पैसे का 7%, वही उसने बैंक में जमा कराया। वो किसके बराबर, 26600 के बराबर। हमसे पूछा है खाने पे और रिक्रिएशन पे टोटल कितना खर्च हुआ। रिक्रिएशन पे 19 है और खाने पे 26 है। 26 प्लस 19 कितना हो गया, 45%। इसका मान हमें बताना है। अगर हम देखें क्या वैल्यू आएगी, तो ऑप्शन जरा के काट ही लेते हैं, सीधा सीधा कटना चाहिए 7 से, 3 8 और 45 में 3800 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 जीरो तो एज इट इज आ गई। 45 इंटू 8 2 जा 90 होता है, फिर 4 करूंगा 360, 36 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 135 प्लस 36 170 का। चले आगे, अगला सवाल, कितने टाइम में ये अमाउंट बन जाएगा इतना 8% पर एनम इंटरेस्ट पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन पूछ ली यहाँ पे, लेकिन टाइम पूछा हुआ है यहाँ पे 1 ईयर 2.5 ईयर 1.5 ईयर 2 ईयर, कुछ इस तरीके से रखा है। तो क्या आंसर आएगा आपको बताना है। आप अगर लॉजिकल माइंड से करोगे ना इस क्वेश्चन को, तो बहुत देखते ही आप आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बेसिक कैलकुलेशन में फंस गए तो बहुत लंबा जाएगा। आप ध्यान से देखो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है 44,567,986 और इतना, ठीक है। 8% रेट है। अगर मैं 2 साल का देखूंगा, हाफ ईयरली बेसिस पे कर रहे हैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो 1 साल का हो गया मेरे, मतलब 6 महीने का हो गया 4%। अगर 2 साल का देखूंगा तो 4 साइकिल लगेंगी, तो 16% से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। 3 साल का देखूंगा तो लगभग 12% से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। 5 साल का देखूंगा तो लगभग 20% से थोड़ा ज्यादा आएगा, और 1 साल का देखूंगा तो 4 दूनी 8%, उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा। सिंपल इंटरेस्ट होता तो इतना जाता, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा जाएगा ना। वैल्यू भी 0.4% है, बहुत छोटी सी वैल्यू है ना। तो अप्रोक्सीमेट देखो मेरा आंसर क्या जा रहा है, ये वाली वैल्यू बन रही है मेरी इतनी, सॉरी ये वाली वैल्यू बन रही है मेरी इतनी, तो ये तो 39 है। लास्ट के तो भूल ही जाओ छोटी छोटी वैल्यूज को, ये तो मैं इसे मान लेता हूं 39 था मेरा, और ये 456 है, तो आप इसे 45.6 मान लो, 45.6 मान लो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, है ना। तो इससे इतना बढ़ गया, तो कितने परसेंट बढ़ गया आप ये बताओ। तो ये मेरे पास बढ़ा 39 पे 6.6 बढ़ रहा है 39 पे, कितने परसेंट बढ़ गया, तो ये हटा दूंगा और एक जीरो लगा दूंगा। अप्रोक्सीमेटली देखो कितने टाइम्स जा रहा है मेरे पास, ये लगभग बन जाएगा मेरे पास 39, ठीक है। और मेरे पास बचेगा 270 लगभग मेरे पास 7 के आसपास जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी मेरी वो 17% के आसपास आएगी, ठीक है। और 17% मेरा किधर जाएगा, 4% के हिसाब से। आप कहेंगे सर जब हमने 2 साल का निकाला था 6 महीने में 4%, तो 2 साल में लगभग 16%, उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। 1.5 बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। 2.5 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 2.5 तो किसी भी तरीके से हो ही नहीं सकता। 1 ईयर भी नहीं हो सकता, ये तो 8% के आसपास ही कुछ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर या तो ये या ये 1.5 भी 12 से लेके 17 तक पहुंच पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन 16 से थोड़ा सा ज्यादा 17 तक जा सकता है। तो दिस सीम्स टू बी अ मोर एप्रोप्रिएट आंसर।
तो मेरा क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया। आप इफेक्टिव भी निकालना चाहो तो निकाल लो। जैसे 4% का 2 साल का क्या, 1 साल का कितना निकलेगा, 6 महीने का अगर मैं लगाऊं तो ये निकलेगा 4.4 प्लस 4 2, 4 का स्क्वायर 16, 8.16। फिर दोबारा अगर 1 साल का और लगाना है तो इनका इफेक्टिव निकालूंगा तो 8 8 16, 0.16 32, तो 16.32 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 100 अप्रोक्सीमेटली 0.64 आएगा। खाली अगर मैं 8 8 का भी करूं, इन दोनों का सम करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 17% के आसपास मेरा आंसर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। बेसिक अप्रोच क्या होगी, मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं पहले, फिर उसमें पावर 4 मतलब 1/4 करनी पड़ेगी पावर, तो मुझे पता चलेगा कि 6 महीने में कितना ब्याज मिल रहा है। उससे रेट ऑफ, हम क्या करेंगे, चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे। थोड़ा सा रिपीट करता हूं मैं। यहां पे हमने कहा ब्याज की दर है 8%, ये बन रहा है, तो आप पहले इसे करते हैं। यहां पे 390625, 4% है, तो आप कहते हैं सर 25 का 26 होगा 6 महीने में। इसकी नंबर ऑफ साइकिल्स को मैं n मान लेता हूं, और ये वाली वैल्यू बनेगी मेरे पास 456976। अब आप इसे सोल्व करके n की वैल्यू निकालते, और ईयर्स में बताना है तो n को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट अप्रोच होती है इस क्वेश्चन को करने की, जो कि थोड़ी मेरे हिसाब से लंबी चली जाती। ठीक है, फिर आप यूनिट डिजिट से या वैसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी दिक्कत क्या है यूनिट डिजिट से करने में, कि ऑल्दो ये यहाँ पे तो हमें लग रहा है एग्जैक्ट वैल्यू, अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू में एग्जामिनर ने इस तरह का सवाल पूछ लिया तो हम फिर इसमें फंस जाएंगे बहुत बुरे। कहता है 2 डिजिट के मेरे पास ये नंबर्स दे रखे हैं, इनका एवरेज 48 है, तो हमें बताना है इसका एवरेज क्या होगा। तो जिसका एवरेज निकालना है पहले वो कर लो, जिससे कि लास्ट में मिस्टेक ना करूं मैं जल्दबाजी में। इनका एवरेज बताना है तो 7 और 3 10 का एवरेज हो जाएगा 5, 4x प्लस x 5x भाग 2, ये वैल्यू मुझे बतानी है। आप देखेंगे यहां पे 5 तो कॉमन आ गया, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये मान मुझे बताना है। तो एक तो आंसर मेरा 5 का मल्टीपल होना चाहिए 2.5 का। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, चलो निकाल लेते हैं। अब ये 2 डिजिट के नंबर हैं, इनका एवरेज अगर ये है तो सम कितना होगा, आप कहेंगे सर 48 इंटू में 4 ये सम होगा। इन चारों का सम करना है 37 प्लस 45। अब ये 6x है, देखो अभी मैं 6x ही लिख रहा हूं, लेकिन इसे और क्या कर सकते हैं आप, और ये x6 मैं यूनिट डिजिट से करूंगा डायरेक्टली, लेकिन आप क्या देख सकते हैं 6x को जनरली मैं क्या लिख सकता हूं 60 प्लस x लिख सकता हूं, क्योंकि ये 10th प्लेस पे आ रहा है, और ये x6 है तो मैं इसे 10x प्लस 6 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। मान लो ये 76 होता तो आप ये तो कहते हैं सर 7 इंटू 10 प्लस 6, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है, तो इसे ऐसे सिंप्लीफाई करके आप सोल्व करके x का मान डायरेक्टली निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे मुझे इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली x की यूनिट डिजिट से देख लूंगा। आप कहेंगे सर दोनों अगर इक्वल हैं, क्योंकि x एक डिजिट है 0 to 9 ही जाएगी, तो यहां पे देखो यूनिट डिजिट क्या आ रही है 8 4 32 2, यहां पे क्या है 7 5 12 और 6 18, 8 में क्या जोड़ूं कि मेरे पास यूनिट डिजिट 2 आ जाए, आप कहेंगे सर 4, तो x क्या हो गया मेरे पास 4। अगर x 4 हो गया तो यहां पे रखेंगे 4 प्लस 2 6 बाई 2 3, 5 इंटू 3 15। चले आगे। अगला सवाल मेरे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल बता दो जो इन ग्राफ से बनेगा और एक्स एक्सिस से बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूं तो ये मैंने फिलहाल एक्स एक्सिस बना दी, एक ध्यान से समझना, ये पॉजिटिव एक्स है, ये माइनस एक्स है। 2 लाइन दे रखी है और एक एक्स एक्सिस दे रखी है, तो एक्स एक्सिस के साथ एरिया क्या होता है, ये वाली लाइन होती है मेरी y इक्वल्स टू 0 वाली लाइन, क्या होती है एक्स एक्सिस y इक्वल्स टू 0। तो जो पहली लाइन है वो कहां टकराएगी, 8x प्लस 3y इक्वल्स टू 24, क्या है 8x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। अगर मैं y को 0 कर दूं तो x कितना आया मेरे पास, यहाँ पे 3 आया। ठीक है, ऐसे अगर ये वाली लाइन को देखूं, y को अगर मैंने 0 कर दिया तो ये कहां पे टकराएगी, आप कहेंगे सर x का मान आ जाएगा मेरे पास -8/2 -4। तो फर्स्ट लाइन टकरा रही थी 3 पे, ये टकरा रही है -4 पे, तो 2 लाइन जा रही हैं।
अब एक्स एक्सिस पे अगर ये एरिया मुझे बताना है तो दोनों लाइन किस तरीके से जा रही होंगी। एक लाइन हो सकता है मेरी ऐसे जा रही हो, एक लाइन मेरी ऐसे जा रही होगी और ये टकरा जाएंगे और मुझे ये वाला एरिया बताना होगा। ये ऐसा भी हो सकता था स्लोप की ऐसे टकराती है लाइन, ये मेरी एक्स एक्सिस होती और ऐसे टकरा जाती तो एक पॉइंट ये हो सकता था। दोनों तरीके पॉसिबल है, हमें एरिया बताना है। एरिया हम कैसे निकालते हैं, आप कहेंगे सर इस तरह के केसेस में हमें क्या करना है। एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये मेरा है, अगर मुझे ये यहां से ये हाइट मिल जाए, क्या मिल जाए मुझे अगर ये वाली हाइट मिल जाए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके मैं एरिया बता सकता हूं। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या होगा, इन दोनों के 3 और -4 के बीच की दूरी, तो 3 माइनस -4, ये इनका गैप आ गया, इंटू में हाइट। अब हाइट क्या बताएगा, जहां पे ये दोनों लाइन टकराएंगी इनका जो वाई ऑर्डिनेट होगा, जहां पे ये दोनों लाइन टकराएंगी इनका जो वाई ऑर्डिनेट होगा वही तो मुझे हाइट बताएगा एक्स एक्सिस से। तो मुझे बस इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके इनका वाई बताना है। तो फिलहाल मैं यहां से ये हटा देता हूं, यहां से x3 निकाला था, छोड़ देते हैं। दूसरी इक्वेशन है 2x + 8 = y। अब मुझे ये सिंप्लीफाई करना है, x को एलिमिनेट करना है इन दोनों से, मुझे पता करना है y पॉइंट। तो यहां पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसमें 8x बना कट जाएगा, ये मेरे पास 3y - 32 और ये 24 - 4y, यही बनेगा। 3y + 4y 7y, 32 + 24 56, y कितना आ गया मेरे पास 8। अगर y 8 है तो जो ये पॉइंट है यहाँ पे ये 8 आएगा, तो यही हाइट होगी मेरी एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पे ये रख देंगे हम 8 से मल्टीप्लाई, और यह है 7 × 8 56 डिवाइडेड बाई 2 28। दिस विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, तो डायरेक्टली इस तरीके से करना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मेरे पास दो पाइप है ए और बी। पाइप ए 10 घंटे में और जो पाइप बी है वो 40 घंटे में टैंक को फिल कर सकता है। सी एक खाली करने वाला पाइप है जो टैंक से लगाया जाता है। तीनों पाइप को खोल दिया तो क्या हुआ, 80 मिनट ज्यादा लगे जितना टाइम लगता है ए और बी को टैंक को फिल करने में। अब ए और बी को खोल दिया 7 घंटे का, और फिर बी उन्हें बंद कर दिया, फिर पाइप सी को खोला जाता है। सी टैंक को अब कितनी देर में खाली करेगा ये हमें बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक बेसिक मेथड भी है और एक थोड़ा एडवांस तरीके से भी हम कर सकते हैं। पाइप ए और पाइप बी को कितना टाइम लग रहा है, पाइप ए को 10 घंटे, पाइप बी को 40 घंटे। सी को कितना टाइम लगेगा ये नहीं बता रखा, बस ये बता रखा है कि अगर तीनों खोल दिए तो ए और बी को कितना टाइम लग रहा है, उससे 80 मिनट हमें क्या लगेंगी, फालतू लगेंगी। तो मैं क्या कर लेता हूं, ए और बी को कितना टाइम लगेगा अगर हम डायरेक्टली बताऊं मैं आपको, तो आप कहेंगे सर इसका तो फॉर्मूला होता है 10 × 40 डिवाइडेड बाई 10 + 40। इतना ही टाइम लगता है ए और बी को टैंक को फिल करने में। तो हम यहां पे कह सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई करूंगा 50 5 40, ये आ जाएगा 8। ये क्या ए और बी क्या कर सकते हैं, 8 घंटे में टैंक को फिल कर सकते हैं। अगर मैं ए बी और सी की बात करूं तो अब क्या 80 मिनट फालतू लगेंगे। 80 मिनट को या तो आप सारा मिनट में ही कर लो, 8R को मैं मिनट में लिखूंगा तो 480 मिनट हो गई, और यहां पे 80 मिनट्स और फालतू लगा दी तो ये हो गया 560 मिनट्स। ये इनका टाइम के बारे में आ गया। तो अगर मैं एफिशिएंसी के बारे में बात करूंगा तो इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 560 और ये हो जाएगा 480, 0 से 0 कट जाएगा। अगर आप 8 से भी काट दो तो ये हो जाएगा मेरे पास 7 और ये हो गया 6। अब a + b की एफिशिएंसी अगर 7 है, a b c की 6 है, तो आप कहेंगे सर c की एफिशिएंसी मेरे पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब कहता है हमने ए और बी को खोला 7 घंटे के लिए, तो ए और बी की एफिशिएंसी 7 है, तो 7 घंटे में कितना काम करेंगे, 7 × 7 काम करेंगे। अब ये इतना पानी भर देंगे टैंक के अंदर, इसे खाली करना है सी को, तो सी कितने टाइम में खाली करेगा, सी की एफिशिएंसी -1 है, तो आप कहेंगे सर 1 से डिवाइड कर दो, माइनस का मतलब सिर्फ इतना सा कि ये भर रहे हैं तो खाली कर रहे हैं, अपोजिट एफिशिएंसी वाला काम है और कुछ नहीं। तो 7 × 7 पानी भरा गया, एक की एफिशिएंसी से निकलेगा तो कितना टाइम लगेगा, 49 आवर्स लगेंगे। प्रीवियस ईयर का एसएससी का पूछा गया सवाल है ये। ऑप्शन नंबर मेरा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सीएचएसएल टियर 1 में पूछा गया था 2019 के अंदर, जहां तक मुझे याद है। क्लियर है, डायरेक्टली आप इस अप्रोच से कर सकते हैं। बेसिक अप्रोच से करना चाहो तो भी कर सकते हैं, ए और बी की एफिशिएंसी मान ली, फिर टोटल टाइम मान लिया, फिर उस तरीके से कर लेंगे। इन दोनों के टाइम से टोटल कैपेसिटी मान ली, फिर एफिशिएंसी आ जाएगी ए और बी की। उस अप्रोच को भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए।
अगला सवाल, मेरे पास एक बोट है जो P से Q पॉइंट तक डाउन स्ट्रीम जाती है, जो कि 24 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर वापस आती है P पे, तो Q टू P क्या हो गया, मेरा अपस्ट्रीम हो गया। अगर एक्चुअल स्पीड बोट की 6 किलोमीटर पर आवर है, तो बोट की स्पीड को हम x मानते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम y मानते हैं। तो x 6 दे रखा, y का भी कुछ बताया नहीं है। तो पूरी जर्नी जो है P से Q जाना, वो 3 घंटे कम लेती है जो जर्नी हमारी Q से P जाने की होती है। तो टाइम किस में ज्यादा लगेगा, Q से P जाने में। टाइम का डिफरेंस दे रखा है, तो टाइम का डिफरेंस इक्वेट कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस है 24, आने में ज्यादा टाइम लग रहा है 3 घंटे, तो आने की स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है x प्लस वाई, अपस्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई। तो x कितना है 6, तो 6 माइनस वाई, और इसमें घटा दूंगा 24, 6 प्लस वाई, ये मुझे दे दिया 3। आगे बढ़ते हैं, हमें बताना है एक्चुअल स्पीड क्या होनी चाहिए बोट की P से Q जाने में, जिससे कि 2 घंटे में ये दूरी तय हो जाए। तो आप कहेंगे सर 24 किलोमीटर 2 घंटे में कवर करना है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये x जो नई स्पीड होनी चाहिए बोट की, प्लस y स्ट्रीम ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो सेम ही रहेगा। तो मुझे यहां पे ये x का मान बताना है कि क्या होगा न्यू। तो थोड़ा सा पहले ये सोल्व करेंगे, यहां से y की वैल्यू निकलेगी, वहां पुट करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। चलो सोल्व करते हैं। तो क्या वैल्यू आ सकती है y की, आप थोड़ा सा देखो, यहां पे ये 3 है ना मेरे पास, 3 से काट दूंगा तो ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। मेरे पास 6 माइनस वाई और 6 प्लस वाई है, वाई का मान क्या रखूं जो 8 को काट सके। आपके दिमाग में सबसे पहली वैल्यू आएगी सर ये 2 रख दो। ये जैसे ही मैंने 2 रखा है, तो 6 माइनस 2 4, 4 को 8 से काटूंगा तो 2, और यहां पे मेरे पास ये 6 प्लस 2 8 को 8 से काटूंगा 1, और ये आ गया 1, और यहां पे भी 1 है, सेटिस्फाई कर गया। अब ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन में अगर आप बेसिक से क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करने लग गए, या मल्टीप्लाई करके पूरा का पूरा लंबा चौड़ा सोल्व कर रहे हो, तो आपकी बेवकूफी होगी। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आपको डायरेक्टली दिखना चाहिए y का मान आ रहा है मेरे पास क्या 2। अगर y 2 आ गया तो यहां पे हमने रख दिया y 2, ये आया मेरे पास 12, तो x न्यू क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 10। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे, अगला सवाल हमारे पास कहता है 2 रेलवे स्टेशन है, उनके बीच की दूरी कितनी है 1176 है, ठीक है। एक एक्सप्रेस ट्रेन को 5 घंटे कम लगते हैं पैसेंजर ट्रेन से सेम दूरी को कवर करने के लिए। एक्सप्रेस ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, मैं मान लेता हूं कि पैसेंजर ट्रेन को टी टाइम लगेगा, तो एक्सप्रेस ट्रेन को 5 घंटे कम लगेंगे। पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर का आर कम है किससे, एक्सप्रेस ट्रेन से। तो एक्सप्रेस ट्रेन की अगर मैं पैसेंजर ट्रेन की स्पीड एस मान लूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स प्लस 70, किसी एक के रिस्पेक्ट में ही माना करो, चीजें ज्यादा सही रहती हैं। तो ये हो गया मेरे पास ये। हमें बताना है इस जर्नी को कवर करने के लिए पैसेंजर ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो 2 तरीके से कर सकते हैं आप, या तो जो डिफरेंस इन स्पीड है वो निकाल लो, या फिर डिफरेंस इन टाइम को इक्वेट करके कर लो, वरना इसका एक डायरेक्ट अप्रोच मैंने आपको सिखा रखा है क्लासेस में भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कराता हूं तब भी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। हमें क्या चाहिए, हमें बताना है टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन, वो कितना है टी। तो टाइम अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करते हैं, दोनों ट्रेन के टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। पहली ट्रेन का टाइम इतना है, दूसरी ट्रेन का टाइम है t-5। मुझे ये वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना। ये किसके बराबर होता है, जो डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस को एज इट इज लिखते हैं। टाइम में जो डिफरेंस है वो कितने का है 5 का है, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो स्पीड का डिफरेंस है वो कितने का है 70 का है, ये डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने क्या फॉर्मूला लिखा, मैंने कहा टाइम 1 इंटू टाइम 2, ये बराबर होता है डिस्टेंस इंटू में डिफरेंस इन टाइम डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन स्पीड। तो इसे डिफरेंस को मैं डेल्टा से डिनोट कर लूं, क्लियर हो गया। जो आपको निकालना वो यहां से निकाल सोल्व करेंगे। यहां पे
5 से काटूंगा 14, 14 से ये कट रहा है क्या, 7 जा 56, 4 जा नहीं 84, 84 आया, तो 84 है ये टी। कौन कौन सी दो वैल्यू टी की कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा, 84 को इस तरह से स्प्लिट करो कि इनके बीच का डिफरेंस क्या आ जाए, 5 का आ जाए, है ना। तो कैसे कर सकते हैं, जनरल तरीका तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 184 लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 242, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जाते जाते थोड़ा टाइम लग सकता है। सबसे एफिशिएंट मतलब सबसे इजी तरीका कि कोई भी बच्चा ना फंसे तो यही होता है, वरना आप थोड़ी बड़ी वैल्यू से ट्राई कर लो, क्योंकि हमें पता है जैसे ये 84 है, हमें 5 का गैप चाहिए ना, तो कौन सी वैल्यू से कट रहा है, हमें पता है 21 से कटता है, तो 21 इंटू 4 हो जाएगा, तब भी ज्यादा गैप आ रहा है। और किससे कटता है, ये 12 से कटता है ना, 12 और ये 7 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, कर रहा है, ठीक है। गैप कितना आ गया 5 का, तो टी कितना हो गया मेरे पास 12, वरना ऑप्शन की मदद भी ले सकते थे हम यहाँ पे, तो टाइम कितना हो गया मेरे पास 12 आवर्स। चलें क्या आगे, बेसिक से अगर करना है, इक्वेशन में आपको दिखा देता हूं बेसिक इक्वेशन कैसे बनेगी हमें, क्योंकि यहाँ पे टाइम बताना है तो हम स्पीड के डिफरेंस को इक्वेट करेंगे। स्पीड का डिफरेंस कितना है 70, अगर मैं डिस्टेंस सेम कर लेता हूं तो 1176 है, 1176 है, ठीक है। स्पीड किसकी ज्यादा है, एक्सप्रेस ट्रेन की ज्यादा होगी, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये हो गया t-5, यहां पे आएगा t, इन दोनों का डिफरेंस आया मेरे पास ये, सोल्व करोगे आपको किसका मान बताना है, t का, सोल्व करके आप t का मान निकाल लो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये चीजें जो सिंप्लीफाई करके आता है वो मैंने फॉर्मूला वहां पे आप लोगों के लिए लिख दिया, वरना इसे कंप्यूटेशन में थोड़ा टाइम लगता है। चलता हूं आगे, अगला सवाल ये दे रखा है मुझे कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है पूरे की, तो हमें बता दो कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा। CHSL 2019 टीयर 1 का ही सवाल है ये भी। चलो कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर देखो कुछ चीजें मुझे दिख रही हैं, जैसे 5x√5 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इसे मैं मान लेता हूं a, ये 3y√x इधर भी है, इधर भी, इधर भी, इसे मान लेता हूं b, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, और माइनस में a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप इजीली कर ही सकते हैं, या a प्लस बी a माइनस बी की टर्म्स में कर लो, वरना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो मेरे पास क्या आएगा 4 इंटू में 5x√y इंटू में 3y√x डिवाइडेड बाय 5x√y का होल स्क्वायर 25 x स्क्वायर y, और यहां पर आएगा 9y स्क्वायर x, और ये किसके बराबर √x इंटू में √y के बराबर। क्वेश्चन खत्म है, √x√y ये कट गया 1। अब यहां पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे, xy क्या आएगा कॉमन, यहाँ पे xy कॉमन ले सकते हैं, कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बचा 4 5 20 इंटू 360, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 25y माइनस 9, नहीं xy है, कॉमन लेंगे तो x बचेगा, 25x माइनस 9y, और ये 1 के बराबर, तो 25x माइनस 9y इक्वल्स टू 60। ये ऑप्शन नंबर डी में सेट बैठ रहा है। चले आगे a क्यूब प्लस 1/a क्यूब 52 है, इसका मान बता दो। सिंपल, कब होता है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब 50, जब a प्लस 1/a 4 होता है, करके देख लो, a प्लस 1/a 4, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब 52। कितनी बार हमने इस तरह की वैल्यू याद रखी हुई है, अगर ये 4 है तो 2 इंटू में 4, ये कितना हो गया 8, ठीक है। देखते ही करने वाला सवाल। अगला सवाल, वेरिएंस ऑफ 20 नेचुरल नंबर्स। अब ये अच्छा सवाल है, देखो वेरिएंस का एक फॉर्मूला होता है 20 नेचुरल नंबर्स का, या n नेचुरल नंबर्स का अगर हमसे वेरिएंस पूछे तो वो होता है n² - 1 डिवाइडेड बाय 12।
अगर ये फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली कर लोगे, ऑल तो याद करने की जरूरत नहीं, कितने फॉर्मूले हम याद करेंगे, तो बेसिक से भी मैं निकाल के दिखा दूंगा। फिलहाल आप इसे याद रखेंगे। अगर मैं यहां पे लगा देता हूं तो ये 20 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 करूंगा तो मेरे पास 399 डिवाइडेड बाई 12, 3 से काट दूंगा 4, ये बचेगा मेरे पास 133 डिवाइडेड बाई 4, इससे काटूंगा 3.25, दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से कर लेते हैं। अगर 20 नेचुरल नंबर्स लेने हैं तो मेरे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, कहां तक जाएगा 20 तक जाएगा। एवरेज निकालूंगा तो एवरेज क्या होता है n नेचुरल नंबर्स का, n इंटू में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 20 इंटू में 21 डिवाइडेड बाई 2, सम होता है ये, और एवरेज निकालने के लिए होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, रियली सॉरी। तो ये मेरे पास 21 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, दैट इज 10.5 आप लिख सकते हैं। अगर मैं यहां पे वेरिएंस निकालूंगा तो मेरे पास समेशन क्या आएगा, आप कहेंगे सर वेरिएंस का स्क्वायर ये होता है डिवाइडेड बाय 20 एज इट इज n। फॉर्मूला लिखूं क्या दोबारा से, एवरेज को म्यू से डिनोट करते हैं, यहां पे जो कि i मेरा n तक जाता है, तो ये वाली वैल्यू आती है मेरे पास यहां पे। आप कहेंगे सर xi पहली वैल्यू 1 में से 10.5 को घटाऊंगा तो माइनस 9.5, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर माइनस 8.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और इस तरीके से चलता रहेगा। फिर बीच में मेरे पास एक बार वैल्यू आएगी -0, फिर 0.5 माइनस का होल स्क्वायर, फिर मेरे पास 0.5 का होल स्क्वायर होगा, फिर डैश 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 कहां तक जाएगा, जब मैं लास्ट वैल्यू 20 में से घटाऊंगा तो 9.5 का होल स्क्वायर जाएगा, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 20। ठीक है, यही रहेगा। सिंप्लीफाई अगर मैं करूंगा तो ये 19 माइनस का 9.5 और यहाँ पे प्लस का 9.5 का स्क्वायर, दोनों सेम चीज है, तो मेरे पास ट्वाइस लिख सकता हूं। तो 2 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखूं तो 0.5 का स्क्वायर प्लस मेरे पास 1.5 का स्क्वायर, ये कहां तक जाएगा 9.5 के स्क्वायर तक जाएगा, डिवाइडेड बाई 20 होगा, और फिर इसे आगे सोल्व करेंगे तो बाय 2 को कॉमन ले लूंगा मैं, तो 1/2 3/2 ऐसे चलेगा। तो मेरे पास यहां पे आप देखेंगे यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो 4 आएगा बाहर, 1/4, तो ये बचेगा 1/2, यहाँ पे तो 20 है ही एज इट इज हमारे पास, ये बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स बन रहा है हमारे पास। इसका रिजल्ट क्या होता है, अगर 1 से लेकर 19 तक जा रहा है तो ये जो लास्ट नंबर होता है 19, इसमें एक नेक्स्ट नंबर 20, इससे अगला नंबर 21, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पे मेरे पास 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6, ये तो इसका सम आ गया, और 20 इंटू 2 बच ही रहा था मेरे पास, 2 इंटू 20, दिस विल बी माई आंसर। ये उन लोगों के लिए मैंने बताया जो बिल्कुल बेसिक से करने हैं, जिनको फॉर्मूला नहीं पता, वरना फॉर्मूला भी हम यहाँ पे ड्राइव कर सकते थे। हमारे पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, आप देखेंगे 20 से तो ये 20 कट गया, 3 से काटूंगा तो ये बचेगा 7, और ये बचेगा मेरे पास 2, ये वाली वैल्यू 19 इंटू 7 133 डिवाइडेड बाय 4, क्या आ गया 33.25। बेसिक से काफी बच्चों ने आई होप इस तरीके से निकाला होगा जिसे फॉर्मूला नहीं पता। ठीक है, फॉर्मूला जरूरत भी नहीं है याद करने, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरीके से इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे n मान के करता, मैं पूरा पुट करता तो मेरा जो एंड रिजल्ट होता वो ये आ जाता। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा तो आप रूट लगा देंगे। अगला सवाल मेरे पास कहता है 2 इनलेट पाइप है जो सेपरेटली टैंक को 8 घंटे और 10 घंटे में फिल कर सकते हैं। 2 घंटे के लिए ओपन किया जाता है, फिर सेकंड पाइप को बंद कर दिया, और एक आउटलेट पाइप जो कि खाली कर सकता है टैंक को
20 घंटे के अंदर उसे ओपन कर देते हैं। इतना टाइम लगेगा आउटलेट पाइप के ओपन होने के बाद टैंक को फिल करने में। चलो सबसे पहले अगर टाइम दे रखा है कैपेसिटी, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। 40 एलसीएम आ गया। इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 5, इसकी 4 और इसकी कितनी आ जाएगी मेरे पास 2, क्योंकि ये खाली करने का काम कर रहा है तो -2। पहले 2 घंटे तक तो ये दोनों पाइप चले, कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई 9। 2 घंटे में इतना काम कर लेंगे। फिर ये पाइप बी क्या हो गया, बंद हो गया, तो ये दोनों पाइप चलेंगे। 5 में से 2 घटाया तो 3 की एफिशिएंसी से टी टाइम में मैं मान लेता हूं बचा हुआ टैंक फिल किया जाएगा। टोटल कितना भरना है, हमें 40 भरना है, तो टी का मान ही बताना है क्या आंसर आएगा। 18 इसमें घटाया 22, 22 भाग 3, ये होगा आंसर। ये कितना आ गया 7, 1/3। 1/3 आर किसके बराबर होता है 20 मिनट्स के, 7 आर 20 मिनट। दिस विल बी माई आंसर। क्लियर है सभी लोगों को? आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हैं। ठीक है, लेवल ठीक था। बाकी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत सारे फ्री टेस्ट हर सैटरडे संडे आपका, हर वीकेंड पे आपका लाइव टेस्ट कराया जाता है सीजीएल का, मेंस का, वो आप देते रहिए। अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप पेड टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। बहुत सारे टेस्ट हमने इसमें ऑलरेडी इंक्लूड किए हुए हैं। सीएचएसएल के जो लाइव टेस्ट थे वो भी इसके अंदर डाल दिए हैं, जिससे कि आप लोग जो पेड टेस्ट यूजर्स हैं वो देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो यू कैन बाय दिस टेस्ट सीरीज। अगर आपने ऑफिसर बैच ऑलरेडी ले रखा है तो उसके अंदर तो टेस्ट सीरीज ही ऑलरेडी फ्री है ही। ठीक है, और कंप्लीट तैयारी के लिए आप ऑफिसर बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इंडिविजुअल अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, आपको वो सब्जेक्ट भी क्या, तो उस सब्जेक्ट के भी इंडिविजुअल कोर्सेज आरबीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप वहां से परचेज कर सकते हैं एप्लीकेशन से या वेबसाइट से। आप लोगों से यही अलविदा लूंगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।